वंदना गुप्ता जी के उपन्यास जो कि भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ है, कलर ऑफ लव, उसके विमोचन के लिए एकत्र हुए हैं। और हम सभी वंदना गुप्ता जी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और मेरे ख्याल से सभी मित्र अपनी अपनी कॉपी उठा लें। वंदना जी, हार्दिक शुभकामनाएं आपको। और इस पुस्तक के लिए, ये भारतीय ज्ञानपीठ से आई है पुस्तक, और इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और आपने एक ऐसा विषय चुना जो जो जरूरी है, जिसके बारे में समाज को जानना, और समाज जिसके बारे में अनभिज्ञ है, और बहुत से लोग इन समस्याओं को नहीं जानते हैं। एक ऐसा विषय उठाया है। इस पे चर्चा करने से पहले मैं बात कहना चाहूंगी कि हम सब लोग जिस तकनीकी के माध्यम से आज ये बात कर रहे हैं, वो तकनीकी कंप्यूटर जिसकी हार्ड ड्राइव केवल ये जानती है 0101 की भाषा जानती है। चाहे उसमें आध्यात्मिक बात हो, चाहे पौन की बात हो, वो वही भाषा जानती है। ऐसा ही हमारा शरीर है। हमारा शरीर में हर कोशिका में बहुत सारे गुणसूत्र हैं, बहुत सारे क्रोमोसोम्स हैं, बहुत सारे जीन्स हैं, और हमारा शरीर केवल उन क्रोमोसोम्स और जीन्स की भाषा जानता है। और जब विज्ञान जिसको सिंड्रोम कहता है, जिसको बीमारी कहता है, जिसको त्रुटि कहता है, प्रकृति उसे प्रयोग कहती है। प्रकृति हमेशा अपने प्रयोग करती रहती है और ऐसे बच्चों को जन्म देती रहती है ताकि हमारा जो होमो फ्यूचरिस्ट बन सके। अगर ऐसा ना हुआ होता तो होमो निएंडरथल से जावा मानव से लेकर होमो सैपियंस तक की उत्पत्ति ना हुई होती। उन्हीं में से प्रकृति का एक प्रयोग है जिसको कि हम ट्राइसोमी या डाउन सिंड्रोम के रूप में जानते हैं। ये विशेष बच्चे हैं, ये विशेष प्रकृति का एक प्रयोग है जो एक बच्चों के रूप में एक माँ की गोद में आता है। जब हम ट्राइसोमी की बात करते हैं तो उससे पहले ये जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि ये क्रोमोसोम्स कितने होते हैं। 46 क्रोमोसोम्स यानी कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इंसान में होते हैं, जिसमें कि 22 पेयर एक समान ऑटोसोम्स और 23rd क्रोमोसोम अलग होता है, जिसे सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं, जो इंसान में मेल चाइल्ड बनेगा या फीमेल चाइल्ड बनेगा ये डिस्क्राइब करता है। जो 22 क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें 21 क्रोमोसोम में जो 2 पेयर एक माँ से मिलना था, एक पिता से मिलना था, उसकी जगह 3 पेयर आ जाते हैं क्रोमोसोम के, और बच्चा डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा होता है और एक विशेष प्रकृति की देन के रूप में पैदा होता है। अब इसे ये समझना कि केवल 21 क्रोमोसोम में ही ट्राइसोमी क्यों होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे क्रोमोसोम्स में ट्राइसोमी हो सकती है जिनकी अलग अलग डेफिनेशंस है। अगर 21 क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हुई तो उसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। 18 क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हुई तो उसे एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं। और अगर 13 क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हुई तो उसे पेटुटास सिंड्रोम कहते हैं। टर्नर में होता है कि अगर मोनोसोमी हुई एक्स क्रोमोसोम की तो उसे टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। इस तरह की ये विज्ञान की भाषा है, लेकिन हम यहाँ विज्ञान की भाषा की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रकृति के प्रयोगों की, और प्रकृति निरंतर प्रयोग करती है, करती रहेगी, करती रही थी, और यही प्रकृति का म्यूटेशन का और अपनी संतति को आगे बढ़ाने का तरीका भी होता है। अब हम जब बात करते हैं ट्राइसोमी की, 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी की, तब बात आती है डाउन सिंड्रोम की। और ये डाउन सिंड्रोम भी चूंकि 3 तरीके का हो सकता है। एक तो 21st क्रोमोसोम जो है वो 2 पेरेंटल क्रोमोसोम के साथ ही वहीं पर रहे। दूसरा 21st क्रोमोसोम जो है वो किसी और पेयर के साथ चला जाए, यानी कि 22 के साथ चला जाए, वहां ट्राइसोमी क्रिएट कर दे, या 18 के साथ चला जाए, या 17 के साथ चला जाए, कहीं और चला जाए। और तीसरा स्थिति होती है जब 21st का जो तीसरा क्रोमोसोम जो बन गया है वो किसी किसी सेल में जाए और किसी किसी सेल में ना जाए, यानी कि मोज़ैक टाइप का सिस्टम हो जाए। तो इसीलिए डाउन सिंड्रोम से जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें भी अलग अलग लक्षण होते हैं। हर कोई बच्चा जो डाउन सिंड्रोम से के साथ आता है उसमें एक जैसे लक्षण नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी अलग अलग तरीके की स्थितियां होती है। लेकिन जब किसी माँ को पता चलता है कि वो एक ऐसे बच्चे को जन्म देने जा रही है जो डाउन सिंड्रोम से ग्रस्त है या जिसको डाउन सिंड्रोम है,
तो उसके दिल पे क्या गुजरती है और उसे किन-किन टेस्ट से गुजरना पड़ता है, इसका वर्णन वंदना गुप्ता जी ने किया है अपनी किताब में, जिसमें वो बताती हैं कि उनके 3 टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट होता है उनका, जिसमें वो ब्लड टेस्ट होता है, नॉर्मल ब्लड टेस्ट होता है, जिससे पता चलता है कि उनमें कौन-कौन से प्रोटीन और फैटी एसिड्स ज़्यादा हैं, जिससे ये बच्चे को ही होने की संभावना है। दूसरा टेस्ट जो कठिन होता है, जिससे कि थोड़ा पक्का पता चलता है, वो टेस्ट होता है ओमनियोस्टेंसिस टेस्ट। इस टेस्ट में गर्भाशय के द्वारा माता के जो ओमनियकल फ्लूइड होता है, उसमें से थोड़ा-सा फ्लूइड निकाल करके पता लगाते हैं कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है कि नहीं है। पर इसमें खतरा बहुत होता है, क्योंकि इसमें माँ को यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है, इसमें फ्लूइड में भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा बच्चे को, क्योंकि बच्चा पेट में घूमता रहता है, तो उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें बच्चे की जान को और उसको और तकलीफ बढ़ने का भी खतरा रहता है। उन परिस्थितियों से गुजरती हुई माँ की मानसिक दशा क्या हो सकती है, ये इस किताब में इन्होंने बताया है। इसके अलावा जब हमारे साहित्य में अभी तक जब भी कभी बच्चों की बात हुई, तो उसमें एक निराशा थी। उसमें एक निराशा थी कि जैसे कि मैं आज एक कविता पढ़ना चाहूँगी को जो है, जिससे आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि साहित्य में किस तरह की निराशा थी। इसलिए कविता है, कुंवर नारायण जी की कविता है, अदृश्य पड़ोसी। ना जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह। देखने में हम बच्चों की ही तरह था वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था, क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, ना इशारों में कहीं उनकी बातों को, ना उनकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उस के अंदर की छटपटाहटों को। जितनी देर वह रहता, पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उसकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। तो कुंवर नारायण जी की ये जो कविता है, इस कविता में जिस तरह से एक नकारात्मकता भाव उत्पन्न होते हैं, वहीं पर जब वंदना गुप्ता जी अपनी ये उपन्यास लेके आती हैं, तो पूरी तरह से सकारात्मक भाव के साथ आती हैं और तमसो मां ज्योतिर्गमय की नाद करते हुए आती हैं कि अंधकार जहां है, प्रकाश का रास्ता वहीं से निकलता है। जहां समस्या है, समाधान का रास्ता भी वहीं से निकलता है। और भी बहुत सी बातें हैं जिन पर हम बात करेंगे। इसके लिए आमंत्रित है आलोचक, युवा आलोचक डॉक्टर सुनीता, और ऐसे विशेष बच्चों के जो प्रकृति का उपहार है, उनकी माताएं, जो इस बारे में बताएंगी। तो हम सबसे पहले वंदना गुप्ता जी से निवेदन करते हैं कि वो एक किताब से एक अंश पढ़ें। अनम्यूट कीजिए, हम सुन नहीं पा रहे हैं। वंदना जी का माइक ऑफ है। हाँ, अब खोला है उन्होंने। नमस्कार, आप सबको नमस्कार। आप सब आए और मेरे साथ खड़े हैं इस वक्त। मैं आप सबकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जैसा आप सब ने कहा और वंदना जी ने कहा कि पहले अंश पाठ करते हैं, तो मैं कुछ थोड़े थोड़े अंश आपको सुनाती हूँ। एक दिन राजेश ने मुझे बताया, मीनल जानती हो आज पीहू ने क्या किया? क्या? उसने मेरा चेहरा कस के पकड़ा और मेरे होठों पर अपने होठ रख दिए। ये कहाँ से सीखी वो? तुम ध्यान रखो उसका। ये एक स्थिति है जो उन बच्चों के जीवन में, पेरेंट्स के जीवन में आई, तो वो क्या क्या आई, वो उसके बारे में ये प्रसंग है। अरे ऐसे कैसे कर सकती है वो? हो सकता है किसी विज्ञापन आदि में या कार्टून में देखा हो और करने लगी हो।
कह मैं अपने कामों में लग गई। कुछ दिन बाद मेरी बड़ी बेटी श्रेया ने भी यही बात मुझे बताई, मगर मैं जाने किस धुन में थी कि मैंने इस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी। मगर एक दिन वो मेरे पास आई और मेरे चेहरे को कसकर पकड़ा और लिप्स पर किस कर दिया। उसके बाद वो जोर से डर कर कांपने लगी। तब मेरे दिमाग की घंटी बजी। लगा जरूर कहीं ना कोई गड़बड़ है। आजकल पीहू स्कूल जाने से भी कतराने लगी है। टॉयलेट भी बेड पर कर देती है, गुमसुम रहती है, ना टीवी देखती, ना अपना प्रिय कार्टून डोरेमोन, और उस पर ये सब करना। कहीं पीहू कुछ बताना तो नहीं चाहती मुझे? कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा? और सबसे बड़ी बात, उसके बाद वो अपने अंडरवियर को उतारने का इशारा करने लगती। उफ, कितनी बड़ी डफर हूं मैं। मेरी बच्ची इशारों से हमें बता रही थी, कभी पापा को तो कभी बड़ी बहन को तो अब मुझे। लेकिन हम में से कोई नहीं समझा आखिर क्यों वो ऐसा व्यवहार कर रही है। अब तो मुझे और सावधान रहना होगा। सोच मैंने पीहू से पूछा, पीहू बेटा, किसने किया ऐसा? कहाँ देखा आपने? वो चुप गुमसुम सी मुझे देख रही थी और मेरा दिल जार जार रो रहा था। मैंने उसे सीने से लगाया और बहुत प्यार किया और पूछा, पीहू, स्कूल में सीखा आपने किस करना? तब उसकी हाँ में गर्दन हिली, लेकिन यूं लग रहा था जैसे वो किसी मानसिक ट्रॉमा से गुजर रही हो। एक भय साफ उसकी आंखों में देखा जा सकता था। उसकी चुप्पी कितना कुछ कह रही थी, लेकिन मैं अपने घर के कामों में उलझी रही और उसकी इस दशा को गंभीरता से ना ले सकी। यकायक मैंने स्कूल की प्रिंसिपल को फोन किया। मिसेज आचार्य, मैं पीहू की मम्मी बोल रही हूँ, आपसे कुछ पूछना है। जी पूछिए। क्या आपके स्कूल में पूरी सिक्योरिटी है? मतलब ये कि हमारे बच्चे आपके यहाँ सेफ हैं? बंदूक से निकली गोली की तरह मैंने प्रश्न दागा। मेरे अंदर इतनी कुलबुलाहट थी कि अचानक ऐसा प्रश्न करूंगी तो प्रिंसिपल क्या सोचेंगी और कितना समझेंगी, इस बारे में सोचा ही नहीं। हाँ हाँ, क्यों, क्या हुआ? आप अचानक ऐसा प्रश्न क्यों कर रही हैं? आश्चर्य मिश्रित स्वर में उन्होंने पूछा। आप जो स्टाफ रखते हैं, क्या उनके आचरण पर आपको कभी संदेह नहीं होता, या वो सब संदेह मुक्त होते हैं? मीनल जी, हुआ क्या है ये बताइए। ऐसे पहेलियां मत बुझाइए। यदि पीहू को कोई परेशानी हुई है तो आकर बात करिए। ऐसे तो ना मैं आपकी बात समझ सकूंगी, ना आप मेरी। अब प्रिंसिपल ने मेरे प्रश्नों को सुन अपना रौब दिखाते हुए कहा, तो ठीक है, मैं आ रही हूँ। कह मैंने फोन रखा और पहुंच गई उनके स्कूल। और सबसे पहले जाकर उस कमरे को देखा जहां पीहू पढ़ा करती थी। सिर्फ एक ही दरवाजा जिससे अंदर जा सकते हैं, कोई खिड़की नहीं। यदि दरवाजा बंद कर दो तो पता ही नहीं अंदर क्या हो रहा है। वहीं स्कूल के दूसरे कमरों में खिड़कियां भी थीं जो खुली रहती थीं। साथ ही देखा क्या वहां कोई सीसीटीवी कैमरा लगा है या नहीं। जैसा मैंने सोचा था, उसकी भी उपस्थिति नदारद थी। सारे कमरों का अवलोकन करते हुए मैं प्रिंसिपल के कमरे में गई। हाँ मीनल जी, हुआ क्या है ये बताइए। आपकी बातों ने मुझे सस्पेंस में डाल दिया है। मैम, पिछले कुछ दिनों से पीहू कुछ अजीब सी हरकत कर रही थी। जबकि पहले स्कूल से जब आती थी तो खूब खुश होती थी, या फिर जब सुबह जाना होता था तो भी खुशी खुशी जल्दी से तैयार हो जाती थी। मगर अब कुछ दिनों से मैंने देखा वो बिस्तर पर पड़ी रहती थी। आवाज दो, तैयार होने को कहो तो सुनकर अनसुना कर देती थी। जबरदस्ती उसे तैयार करके भेजती थी तो आने के बाद भी गुमसुम सी रहती। यहाँ तक तो फिर भी सही था, मगर अब कुछ दिनों से जो हरकत उसने हम सबके साथ की, उसने मेरी छठी इंद्री जागृत कर दी, जिसने मुझे सचेत किया कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है जो ये बताना चाह रही है। लेकिन ये बच्चे बोल तो पाते नहीं, इसलिए अपने व्यवहार से ही तो बता सकते हैं। ऐसा कहते हुए मैंने उन्हें पूरी घटना सुना दी तो वो कहने लगी, मीनल जी, हमारा स्टाफ जानता है ये कैसे बच्चे हैं। यहाँ उनके साथ ऐसी कोई घटना हो ही नहीं सकती। मानती हूँ आपकी बात, लेकिन पिछले दिनों मैंने
सुना था जो स्पीच थेरेपी वाले देने वाले टीचर आते हैं वो इन बच्चों को एक एक कमरे में बुलाते हैं और बंद कमरे में शिक्षा देते हैं। क्या आपको उन पर पूरा विश्वास है कि वो कोई ऐसा अनैतिक कार्य नहीं कर सकते? ये क्या कह रही हैं मीनल जी? आप तो सीधे सीधे उन पर इल्जाम लगा रही हैं। वो एक सुलझे हुए और सभ्य इंसान हैं। उनके बारे में तो हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। उनकी उम्र भी देखिए, इस उम्र में वो ऐसा अनैतिक कार्य करेंगे, वो भी इन बच्चों के साथ? संभव ही नहीं। प्रिंसिपल ने अपनी सफाई दी। तो फिर वो कमरा बंद करके शिक्षा क्यों देते हैं? क्यों नहीं थोड़ा सा गेट खुला रखते जो संदेह को कारण ही ना मिले? अब मैं बहस पर उतर आई। ये उनका तरीका है। उनका कहना है ऐसे बच्चों का ध्यान भटकता नहीं और वो जल्दी बोलने की कोशिश करता है। मगर कुछ तो पीहू के साथ हुआ है ना, तभी वो ऐसी हरकत कर रही है। तो हो सकता है आपके घर में हुआ हो। मैंने पूछा था, लेकिन उसने स्कूल पर हामी भरी। इसका मतलब यही हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि वो एक तो गेट खोलकर शिक्षा दें और ना माने तो वहां सीसीटीवी लगवाइए। कम से कम उनकी हर हरकत पर तो नजर रहेगी। मैडम, और तो किसी ने कभी ऐसी शिकायत नहीं की। सिर्फ आपके कहने पर तो हम उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकते। और उनका हमारा अनुबंध इसी आधार पर हुआ था कि वो शिक्षा अपनी शर्तों पर देंगे। अब हम तो उन्हें कुछ कह नहीं सकते। ठीक है मैडम, फिर मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। कह मैं घर आ गई और उन सबको फोन किया जिनकी बच्चियां पीहू के साथ वहां स्पीच थेरेपी ले रही थी। तो उनसे जो जानकारी मिली वो भी लगभग ऐसी ही थी। उनकी बच्चियां भी स्कूल जाने से कतराने लगी थी, अजीब हरकत करने लगी थी, मगर उन्होंने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मेरे कहने पर सब एकजुट हो गईं और हम सबने स्कूल के चेयरमैन को एक ज्ञापन सौंप दिया कि हमें स्कूल में एक भी मेल टीचर या स्टाफ नहीं चाहिए। ये इन बेजुबान बच्चों की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही हर कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए ताकि किसी भी अवांछित गतिविधि पर नजर रखी जा सके। उन्होंने हमसे कारण पूछा तो हमने सारी बात उन्हें बता दी, जिसे सुन उन्होंने तुरंत उस टीचर को वहां से हटा दिया और लेडी टीचर की नियुक्ति कर दी। जिसके कुछ दिन बाद से ही पीहू और दूसरे बच्चे नॉर्मल होने लगे। जानती हो, वो टीचर मान ही नहीं रहा था अपनी गलती, इसलिए चुपचाप वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और उसमें उसकी हरकत कैद हो गई, जिसमें वो सबसे पहले बच्ची को अपने सामने खड़ा करता। बच्ची सहमी से खड़ी हो जाती तो जोर से कसकर उसका मुंह पकड़ लेता और उसके होठों पर किस करता और फिर उनका अंडरवियर उतारने लगता। सहमी सी बच्ची रोकना चाहती लेकिन रोक नहीं पाती। देख हम सबका खून खौल उठा और जब उसे उसकी हरकत दिखाई तब जाकर शर्मिंदा हुआ। लेकिन क्योंकि वो किसी रसूखदार द्वारा रखवाया गया था, इसलिए स्कूल की बदनामी का डर हमें दिखाया गया और उसके खिलाफ केस करने से रोक दिया गया, वरना उसे वो सजा दिलवाते उम्र भर याद रखता। वो बच्चे जो ईश्वर की तरह मासूम निर्मल हैं, उन्हें भी अपनी अंधी वासना का शिकार बनाने से ये विक्षिप्त बाज नहीं आते। गुस्से से तमतमाते हुए मीनल ने सब बताया। एक तो ये अंश था, एक छोटा सा अंश और बता देती हूँ, उसके बाद आप दो दोस्त हैं जो बात कर रही हैं फोन पर, उनकी बातचीत है। हेलो मिसेस मनचंदा जी, कैसी हैं? एक औपचारिक शुरुआत जैसे होती है वैसे ही की, लेकिन उधर से जो खबर मिली उसे सुन मीनल के पांव तले जमीन खिसक गई। एक हाथ में मोबाइल और दूसरे हाथ में पकड़ा चाय का कप हाथ से गिरने को हुआ। किसी तरह खुद को संभाल कर बोली, ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ था अचानक? अभी पिछले हफ्ते तो मेरी बात हुई थी, सब ठीक था। शॉकिंग न्यूज सुन कौन खुद को संभाले रख सकता है, उस पर जब एक ही कश्ती में सब सवार हों और सागर में आते तूफानों से अनभिज्ञ ना हो। वही तो मीनल, इसी जगह आकर इंसान मजबूर होता है। राधिका का बेटा अब तो बहुत सही हो गया था, स्कूल भी जा रहा था, मगर अचानक उसे निमोनिया हुआ और 3 दिन में ही सब खत्म हो गया। 6 से 7 साल की उम्र इनकी सबसे खतरनाक होती है। इन्हीं में इनकी जान पर बनाती है
और देखो अभी 7 साल का ही तो हुआ था उनका बेटा। मिसेस मनचंदा ने पूरी बात बताई, जिसे सुन मीनल अंदर ही अंदर सहम गई। अच्छा, फिर कब चलना है राधिका के घर? 3 बजे तक चलते हैं। ओके। तब तक श्रेया भी आ जाएगी तो पीहू के पास कोई होगा और हम 2 घंटे में वापस भी आ जाएंगे, सोचने लगी मीनल। ये इस समस्या का एक ऐसा बदसूरत चेहरा था जिसे कोई नहीं देखना चाहता था, लेकिन देखना उनकी मजबूरी होती थी, खास तौर से उनकी जिन्हें इस समस्या से अब कोई समस्या नहीं थी। तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी थे जो रोज चाहते थे जल्द से जल्द मुक्ति मिले। और याद आ गया उसे संगीता और सुरेश का चेहरा। उनकी 8 साल की लड़की थी जो चलती नहीं थी। सब बुरा बोलते थे। मार दो इसे कुछ खिलाकर, ऐसे बच्चे बोझ हैं तुम सब पर। आखिर कब तक तुम इनका ध्यान रख सकोगे? एक दिन जब तुम कुछ नहीं कर पाओगे तब इनका ध्यान कौन रखेगा? अरे, इनकी तो शादी भी नहीं हो सकती जो इनका साथी इनका ख्याल रख ले। तब क्या करोगे? ऐसे जीवन से मौत भली। सुन संगीता की मानसिक दशा दिनों दिन बिगड़ती चली गई। वैसे भी जब अचानक ऐसी बच्ची ने जन्म लिया, तभी वो अंदर और बाहर दोनों तरफ से बुरी तरह टूट गई थी। सुरेश खुद परेशान रहता, हर तरह के उपाय कर लिए, लेकिन लड़की चल ही नहीं सकी। एक वेजिटेबल की तरह पड़ी ही रहती, एक जिंदा लाश होती है जैसे। अक्सर बिगड़ी मानसिक दशा में संगीता जब वायलेंट होती तो उस लड़की को भी बुरी तरह मार देती, और बाद में जब होश आता तो खूब रोती। एक वेदना में हर वक्त रहती। सब कहते मार दो इसे, कम से कम घर तो बचा रहेगा, लेकिन सुरेश कहता नहीं मार सकता। एक बार सुरेश टूर पर गया हुआ था और जिस दिन उसे आना था उसी दिन उस लड़की ने इस संसार को विदा कह दिया। कोई कहता है माँ ने मार दिया, कोई कहता है दादी ने मार दिया मौका देखकर। यानी जितने मुंह उतनी बातें, मगर सच किसी को नहीं पता। मौत वाकई आ गई थी या जबरन बुलाई गई थी, मगर अब सब रिलैक्स है। तो ये 2 अंश मैंने आपको सुनाए। बहुत ही आगे मार्मिक अंश आपने सुनाया जी वन्ना जी। और जैसा कि किताब में हर जगह 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 पे ऐसे मार्मिक अंश हैं। और अभी जैसा कि हम लोग यहाँ पर जुड़ने से पहले, लाइव होने से पहले बात कर रहे थे ना कि मुख्य विलन जो है समाज है, और समाज जो है वो बिल्कुल नहीं चाहता, किसी को भी एक जीने का अधिकार नहीं देना चाहता है। जगह जगह पर समाज जो है रोड़े डालता है। तो जो माएँ हैं, जो माँ है, यहाँ पर जो जिन माताओं को हम लोग लाए हैं, जिन माँओं को लाए हैं, वो माएँ उन्होंने वो कर दिखाया है उन बच्चों के साथ, जो इन्होंने अपने उपन्यास में भी लिखा है ऐसे किस्से, जिसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ऋतंभरा प्रकाश जी को आमंत्रित करना चाहेंगे ताकि वो बताएं किताब के बारे में भी और अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में भी। तो उससे पहले छोटा सा परिचय ऋतंभरा जी का देना चाहूंगी। ऋतंभरा जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से विधि स्नातक हैं और पटना हाईकोर्ट में एडवोकेट रही हैं। पत्र पत्रिकाओं में लंबे अरसे तक सामाजिक पारिवारिक विषयों का लेखन कार्य किया है। फिलहाल अपनी बच्चियों की परवरिश में व्यस्त हैं। 2 बेटियों की मां हैं। बड़ी बेटी 20 साल की है और छोटी 10 साल की। छोटी अद्रिका स्पेशल बच्ची है जो कि डाउन सिंड्रोम है। तो ऋतंभरा जी, आप कुछ किताब के बारे में बताएं और फिर अपने निजी अनुभवों के बारे में। नमस्कार सबको। और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया कहना चाहती हूँ अटूट बंधन पेज का, जिन्होंने हमें मौका दिया अपनी बात कहने के लिए। और वंदना दीदी, वंदना जिन्होंने इस किताब को लिखने का जिम्मा उठाया। ज्ञानपीठ प्रकाशन को भी शुक्रिया रहेगा। और ये सब जो किताब का नाम है कलर ऑफ लव, जो इन्होंने रखा शीर्षक, और अनुप्रिया ने जो इसका रेखा चित्र बनाया, दोनों मिलकर ही डाउन सिंड्रोम शब्द को काफी हद तक परिभाषित करते हैं। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। तो जैसा वंदना वाजपेयी जी ने बताया कि मैं 2 बेटियों की माँ हूँ, तो मेरी बड़ी बेटी तो कोई दिक्कत नहीं है उसे, ठीक है। तो मैं छोटी जो है 10 साल की हो गई है। 10 साल पहले जब पता चला कि ये होने वाली है,
तो जो टेस्ट सबके उसके बारे में भी बताया वंदना दी ने कि टेस्ट में कैसे कैसे होते हैं जो भी चीजें। तो इसके बाद पता चलता है कि डाउन सिंड्रोम है। तो डाउन सिंड्रोम सुनने के बाद पहली बार ये वर्ड सुना मैंने। इसके पहले मैंने कभी नहीं सुना था कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है, इस वर्ड से परिचित ही नहीं थी। तो थोड़ी देर के लिए परेशानी होती है, गूगल करना शुरू किया, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया। प्रेगनेंसी के पहले ही पता चलना, फिर 3 महीने में खुद को तैयार करना, इसको तैयार किया मैंने खुद को, अपने आप को इसके लिए। बहुत मुश्किल है बताना उस समय को। मुझे हमेशा फील होता था कि अवेयरनेस की कमी है, जो मैं खुद को लिए मानती कि मुझ में अवेयरनेस नहीं थी इस बारे में, तो मैं इतना परेशान हुई। तो अभी तो इंटरनेट का समय आ गया है, काफी चीजें बदल गई हैं, तो धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं। करीब जब मेरी बेटी 3.5 साल की हो गई, उसके बाद मैं पहली बार किसी दूसरे बच्चे से मिली जो डाउन सिंड्रोम था। 3 सालों के बीच किसी से मेरी मुलाकात भी नहीं होती है। और जिधर भी निकलो लोग पूछते थे इसको क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, डॉक्टर को दिखाया, कहाँ ट्रीटमेंट ले रहे हो। इस तरह के सवाल से जब हम इतने परेशान होते हैं, ये कोई भी नहीं समझता। बस अपनी बात लोग बोले जाते हैं, लगता है जैसे बहुत बड़ा उसमें कोई प्रॉब्लम चल रहा है, जबकि हमें प्रॉब्लम फील ही नहीं होता। हम नॉर्मल बच्चे की तरह उसकी पालन पोषण करते रहते हैं। मुझे लगा कि दिल्ली महानगर में रहने के बाद भी इतना कुछ झेला मैंने, तो छोटे शहर के लोग जो गांव में रहते हैं, मंदबुद्धि बच्चे हैं, वो कितना कुछ गुजरता होगा उनके साथ। हर रोज कितना भावनात्मक स्तर पे टूटते होंगे डेली। जैसे हमारे को बुखार होता है, तो उसके लिए हम चिंता नहीं करते क्योंकि हमें बुखार के बारे में पता है। लेकिन कोविड हुआ तो सभी डिस्टर्ब हो गए क्योंकि पता नहीं था किसी को। इसी तरह से अगर हम ऐसी चीजों के बारे में अवेयर रहना सीखेंगे तो परेशान नहीं होंगे वो। उसको स्वीकारना सीखेंगे, उसके साथ रहना सीखेंगे, तो समस्याएं तो हमारी आधी खत्म हो जाती हैं। कोई भी चीज होती है तो उसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं। तो जब उपन्यास लिखने का जो था कि उपन्यास लिखा जाए, किताब लिखा जाए, मैं कहीं भी हिंदी की मैगजीन्स में कहीं नहीं देखती थी कि कहीं कुछ छप रहा है इस बारे में। तो मुझे लगता था कि हर जगह लिखा जाना चाहिए, छपना चाहिए। खैर मैं बच्ची के साथ बहुत बिजी थी, मैंने इसके बाद लिखना छोड़ ही दिया करीब-करीब। जो भी लिखती थी मैं, वो भी मेरा भी बंद हो गया, समय की कमी मेरे साथ होती चली गई। मैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना, बच्चे के साथ जाना, स्कूल जाना, उसके साथ स्टे करना स्कूल में, इन सब के साथ मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त होती चली गई। तो जब ये थोड़ी बड़ी हुई, वंदना दी, मैं सबसे ज़्यादा आभारी फेसबुक की हूँ, जिसको लोग कहते हैं खराब जगह है। मुझे फेसबुक से बहुत अच्छे-अच्छे लोग मिले, डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड भी ग्रुप्स मिले, जिसकी वजह से मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया। आज मेरे पास जितनी जानकारियाँ हैं, सब कुछ फेसबुक की वजह से। और यहीं पर मुझे वंदना दी मिली, उनसे परिचय हुआ, और जितने भी लेखक हैं, जो भी न्यूज़ पढ़ना शुरू किया मैंने, वंदना जी से मुलाकात हुई तो मैंने अपनी इच्छा ज़ाहिर की। और वंदना दी ने इसको इतना हिम्मत के साथ शुरू किया, मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा, मेरी नज़र में जो है सो। अब इससे अच्छा का तो मैं नहीं कल्पना कर सकती थी। तो ये सब शुरू हुआ जब लिखना, तो जो चीज़ें होती हैं ना कि बार-बार, ये कहानी सिर्फ़ मेरी नहीं है, पहली बात तो यही मैं बताना चाहती हूँ। मेरे जैसे 15-20 पेरेंट्स की है, जिनको हम जानते थे, सबसे बातें करा, दीदी से मिलवाई मैं कुछ लोगों से, बात करवाई फ़ोन पे, जिनको मैं जानती थी। फिर दीदी भी स्कूलों में, स्पेशल स्कूल से गईं घूमने, और मिल कर के सबसे बात करके उन्होंने इधर काफ़ी मेहनत किया है इसके लिए, लिखने के लिए इन्होंने, और इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर के लिखना शुरू किया। तो जब मैं स्कूल में जाती थी इसको लेकर के, तो मैं जब उतनी देर रुकती हूँ, तो मैंने स्कूलों में ही फ़ील किया है कि बच्चों के साथ ना, दोनों में अंतर किया जाता है, हर जगह। उस समय लगता ही नहीं था कि मेरा बच्चा कुछ कर भी पाएगा, कुछ में लिखना भी आएगा, इसको बोलना भी आएगा। ये तो एहसास ही नहीं था उस समय। बस लगता था कि बस अपना काम किए जा रहे हैं, जो होना होगा देखेंगे। जब एक्सेप्ट कर ही लिया है कि ठीक है, इसको पालना है और अपने साथ रखना है प्यार से, तो फिर कोई बात ही नहीं। लेकिन जिस दिन उसने शब्द बोलना सीखा, उस दिन कोई समझ नहीं सकता कि हमें कितनी खुशी होती है कि बच्चे ने हमारे एक शब्द तो बोला, जो हमने कहा उसको फॉलो किया। ये बहुत बड़ी बात होती है एक माँ के लिए, उस परिवार के लिए, कि छोटी-छोटी चीज़ें हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं बच्चों के साथ। और इनके साथ-साथ हम और भी मम्मियों से मिले, जो दूसरे जो होते हैं, स्पेशल नीड्स जो बच्चे होते हैं, एक डाउन सिंड्रोम ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी एक और मम्मी आई हैं, जो उनके बच्चा ऑटिज़्म का है। तो ये सब चीज़ों के बारे में जाना, पहले ऑटिज़्म के बारे में भी इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, और उनके बारे में जाना, एक-दूसरे के बारे में समझना शुरू किया। तो पहली चीज़ है कि बच्चा जो होता है, कोई भी बच्चा परफेक्ट नहीं होता। सभी बच्चों में कुछ न कुछ कमियाँ होती हैं और सभी में अच्छाइयाँ होती हैं। तो हम हर बच्चे की अच्छाई को लेकर के आगे बढ़ जाएँ, तो बहुत कुछ हो जाएगा।
इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि इसकी कमी को देखा जाए। जनरली हमारे यहाँ कमियां दिखी जाती हैं, उनकी अच्छाइयां नहीं दिखी जाती हैं। तो मैंने अपनी बच्ची में भरोसा जताया है और हमेशा उसके अंदर जो है उसकी अच्छाइयां उसको देखने की कोशिश की, उसकी कमियों को मैंने किनारे कर दिया। और उसके बाद मैं देख रही हूँ कि 10 साल की उम्र तक आते आते उसने कितना कुछ सीख लिया है। मानते हैं कि उसकी मानसिक बुद्धि नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं रहेगी, पीछे चलेगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। सीख तो रही है ना, डेली हर रोज सीखते हैं, बुढ़ापे तक सीखते रहते हैं, हम आज ही बहुत कुछ सीखते रहते हैं, तो सीख रहे हैं उसी तरह से। और एक सोशल लाइफ की बात जहां तक होती है कि लोग क्या करते हैं कि किसी के घर में जाना आना ये सारी चीजें ना धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है कि उनके बच्चे में प्रॉब्लम है तो हम नहीं बुलाएंगे उन्हें, बच्चे खेलते नहीं उनके साथ। ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है कि आप पार्क में लेकर बच्चे को जाओ तो बच्चे खेलते नहीं। पेरेंट्स भी उनको समझा देते हैं आप किनारे हो जाओ, उनके बच्चे को समझ में नहीं आएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। आप कोशिश करो, सही बच्चे खेलते हैं, सभी कुछ समझते हैं, सभी कुछ करते हैं। तो किनारे होना ये छोड़ना होगा। अगर किसी के पास पैर नहीं है तो भी जी रहा है, अगर हाथ नहीं है तो भी जी रहा है, आंखें नहीं है तो जी रहा है, लेकिन हमें कोशिश तो करनी होगी उसके साथ। सहानुभूति नहीं चाहिए, बराबरी की बात करते हैं हम लोग कि बराबरी में दो, प्यार से व्यवहार करो, उनको सिंपैथी कभी मत दिखाओ कि आपके बच्चे में कमी है, ये तो हमें चाहिए ही नहीं चाहिए। तो इस विषय पे मैं इसीलिए चाहती थी कि किताब में जो जितनी भी बातें बताई गई हैं, दीदी ने सभी चीजों को, वंदना जी ने लिखा है इस पर, हर विषय पे यौन शोषण पे बात करी, जो कि बहुत ही तकलीफदेह होता है किसी के साथ। ये छोटी सी बात थी, जो लिखा गया एक हिस्सा है, ये बहुत सारी चीजें होती है, नॉर्मली होती है, तो जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं उसका बहुत लोग फायदा उठाते हैं। और सेक्स से रिलेटेड जो बातें होती हैं, बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तब उनको समझाना पेट से रिलेटेड चीजें, जो नॉन बहुत ही मुश्किल काम है बच्चों के साथ मैनेज करना, लेकिन हम लोग उस मुश्किल से भी बाहर आ चुके हैं। इनके साथ कभी एक दिन भी ऐसा दिन नहीं बिता मेरी बेटी के साथ कि मुझे लगे कि मैं दुखी हूँ या उसको पालने में मुझे दिक्कत हो रही है या बोझ है मेरे ऊपर। हर दिन उसके साथ मैंने खुशी से जिया है। यही मेरी सबसे बड़ी चीज लगता है कि मेरी शक्ति रही है कि मैंने एक दिन भी एक्सेप्ट नहीं किया कि मुझे इसको नहीं पैदा करना चाहिए था। बल्कि कोविड में एक दिन फील हुआ ये चीज मुझे, जब प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ी कोविड की, तब मैंने फील किया था। कभी कभी ऐसा टाइम आता है तब लगा कि इसको कौन देखेगा, एक बार फील होता है, नहीं तो फिर कभी भी नहीं लगता है कि कौन देखेगा बच्चों के लिए, जी फिर नॉर्मल बिल्कुल, बच्चों को नहीं देखना आता है। जी बिल्कुल। और एक माँ के लिए धैर्य की बात है, और ये भी बात है कि यही समाज को बदलने में भी ये भूमिका है। इसमें किसी माँ का और पिता की बात नहीं है, बात यहाँ पर ये है कि समाज कैसा है, ये समाज क्यों पीछे पड़ता है। जब एक माँ एक डिसीजन लेती है, एक पिता डिसीजन लेते हैं, और एक बच्चे को अच्छे परवरिश करके, हम लोगों ने एक फिल्म देखी थी तारे जमी पर, जिसमें डिस्लेक्सिया का शिकार बच्चा है, और उस बच्चे के पेरेंट्स और स्कूल उसको किस तरह से उसके व्यक्तित्व को खराब कर रहे थे। और हम लोग देखते हैं कि कितने साइंटिस्ट डिस्लेक्सिया के शिकार हुए हैं, कितने एथलीट डिस्लेक्सिया के शिकार हुए हैं, लेकिन समाज तोड़ता है हिम्मत। और समाज जो है, जिसको हम लोग स्वस्थ कहते हैं, स्वस्थ जैसे आपने कहा कि स्वस्थ जैसा कुछ होता ही नहीं है। कुछ नहीं हर होता कोई स्वस्थ, मैं भी मानती हूँ। हर बच्चा स्पेशल बच्चा है। अगर हम इस बात को समझ लेंगे तो हम ये इस कैटेगरी को ही छोड़ देंगे कि एक ये स्पेशल बच्चा है और एक नॉर्मल बच्चा है। हर बच्चा स्पेशल बच्चा है, वो मानसिक रूप से स्पेशल है, वो शारीरिक रूप से भी स्पेशल है। कोई बच्चा 100 किलो का 10 किलो का वजन ढो सकता है, कोई बच्चा छोटा सा वजन नहीं ढो सकता। हर बच्चा में अलग क्वालिटीज हैं, हर समाज बच्चे की में बात हमेशा हर कोई करता है, समाज की बात। मैं हमेशा जी इस बात पे मेरे साथ बहस होती है हर किसी की कि समाज जी में जी हम हर नहीं है, कोई समाज बिल्कुल में कोई बिल्कुल बाहरी नहीं है। अगर हम बदलेंगे तो बदलेगा। मैं इस बात को हमेशा सोचती हूँ बिल्कुल कि बिल्कुल अगर ये बिल्कुल। मेरी बेटी मेरे पास नहीं होती तो मेरा हाँ सोचने का तरीका शायद कुछ और होता। मैं आज जो हूँ वो नहीं होती। मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ इस चीज के लिए। जब मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था कि एक अलग सा मतलब कि जो आसमान खुलता है मेरे लिए, वो खुला। मेरा सोचने का पूरा तरीका ही बदल गया। जो आप एक हवा में उड़ते हो, दुनिया देखते हो, लगा कि सब कुछ बेकार है। और इनके साथ जब मैं और बच्चों से मिलते जाती हूँ, मैं उनका देखती हूँ व्यवहार, तब लगता है कि कितने, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कोई तकलीफ में ही नहीं हूँ। मैं और पेरेंट्स को देखती हूँ जिनको इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है, घर की प्रॉब्लम भी है, उनको बच्चे को एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। किसी का फादर छोड़ के चला गया, किसी की मदर ही छोड़कर चली गई, घर के लोग छोड़े, तब वो कैसे जी रहे हैं, कितना मुश्किल हो रहा है उनके लिए पालना। उनको अनाथालय में छोड़ दे रहे हैं, उनको कितनी परेशानी होती है। किताब में भी एक जिक्र होगा एक बच्चे के बारे में जिसको अनाथालय से उठा करके ला करके एक इंजीनियर है पाल रहे हैं। तो
बच्चा को क्यों आप छोड़ रहे हो? मेनली जो सरकार ने नियम बनाया कि आप इनको अबॉर्ट करो, इसलिए किया गया था क्योंकि आप फेंको मत। अगर हम प्यार से पालने को लिए जैसे पाल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मेरा बच्चा है, जितना कितना तकलीफ होता है इस चीज को संभालना। और सोसाइटी में का तो किसकी बात करें, सोसाइटी की बार बार हम कहते हैं सोसाइटी है तो कौन है? हम ही लोगों से बने हुए हैं, हमारे ही परिवार के लोग हैं। तो सबको नजरिया बदलने की जरूरत है। कोई छोटा होता है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, ये बच्चा ठीक है आगे पीछे कर रहा है, कोई बोल नहीं सकता है, कोई हर चीज की चीजें हैं कि वो चेंज होती रहती है हर आदमी। और ठीक है, बच्चों के साथ आप एक मतलब सोसाइटी से हमारी अपेक्षाएं ये हैं कि अगर हम बच्चे को लेकर के कहीं जा रहे हैं, मॉल में, ट्रेन में, फ्लाइट में, कहीं भी निकलते हैं बाहर, तो लोग देख करके ना आपको एक बार घूरेंगे उसको, फिर उसका पीछे से घूम के 4 बार देखेंगे और आपस में कानाफूसी करेंगे। अगर आपको पूछना है तो आप डायरेक्ट आकर पूछ लो, वो ज्यादा ही अच्छा है। लेकिन आपका जो व्यवहार होता है यही सब चीजें तकलीफ देती है कि लगता है कि कुछ अजूबा हम लेकर चल रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा अजूबा लेकर नहीं चल रहे हैं। तो ये व्यवहार बदलने की जरूरत है लोगों को, कि आप चेंज करिए खुद को, कि आप देखकर इग्नोर करके निकल जाइए। इतना जरूरी नहीं है कि हम हर विषय पर डिस्कशन ही करें, कुछ ऐसा तो नहीं, अलग तो नहीं है वो। और ये बच्चे इतना प्यार देते हैं कि नॉर्मल बच्चे क्या ही देंगे। जिसके साथ जुड़ जाते हैं, जो लोग जुड़ जाते हैं, वो तो शायद इनके बिना एक दिन जीवन की अपनी कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब मेरी बेटी है तो मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि मेरे पति और मेरी बेटी जो है सिर्फ इतना ही परिवार है जुड़े हुए हैं। मेरी फ्रेंड्स और मेरे जो और भी कितने लोग रिश्तेदार हैं, वो इतना ज्यादा प्यार से जुड़े हुए हैं। शुरू में परेशानियां होती हैं सबके साथ, शायद लोग समझ नहीं पाते, इसलिए वही कर रही हूँ, अवेयरनेस की कमी थी इसलिए लोग समझ नहीं पाते हैं। लेकिन बाद में धीरे धीरे सबको दिखना है और उसके बाद तो बस उसी का नाम जाता है कि हाँ यही बच्ची है, ऐसे है वैसे जी रही है। और उसकी किस्मत एक अच्छी रही। हर बच्चों की किस्मत अच्छी नहीं होती, मैं मानती हूँ, और हम लोगों का भी, कि उसको हमेशा स्कूल अच्छा मिला, टीचर्स अच्छे मिले। और टीचर्स का नाम तो मैं कभी भी नहीं भूलना चाहूंगी, किताब में जिक्र भी है शिवा नकवी मैम का, जो कि शायद उन्होंने हमारी दुनिया बदल दी। उनके वजह से हमने सोचना समझना सीखा, बच्चों के साथ व्यवहार करना सीखा। और उसके साथ और भी कितने टीचर्स, मैं जिस जिस स्कूल में इसको लेकर गई सभी टीचर मुझे बहुत अच्छे मिले। तो ये मेरे साथ एक रहा प्लस पॉइंट। फैमिली में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन बहुत लोगों को देखा है मैंने कि प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती हैं। और उसी का जिक्र है किताब में, कई कहानियों को सबके घर का देखा हमने। लोग आने हिम्मत नहीं होती कि लोग बता भी सके, बताने की भी हिम्मत होनी चाहिए। बताकर भी क्या करेंगे? मेन बात है कि आप स्वीकारना सीखो। हम भी स्वीकारें कि हमारा बच्चा स्पेशल है और ये इतना कर सकता है, उसकी इतनी है, और उसी के हिसाब से हम काम करें, उसको फोर्स नहीं करें कहीं। जो चीज अच्छा लगता है उसको करने दें। और किताब जो है दीदी ने बहुत बढ़िया लिखा, जिस तरीके से हर पहलू को उठाया उन्होंने, शायद हम सोच भी नहीं सकते थे कितना अच्छा से लिखेंगी। उन्होंने रिसर्च किया, 4 साल 5 साल बहुत मेहनत किया है। तो जैसा कि आपने कहा कि 2 बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं कि समाज हम ही लोगों से बनता है। हाँ, तो हमें अपना नजरिया चेंज करना है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि हर किसी के लिए। दूसरी चीज ये है कि बच्चे को, कोई भी बच्चा खेल रहा है, आप उसको क्या योगदान दे सकते हो? आप किसी पौधे को खाद, पानी, हवा क्या दे सकते हो, ये हमें सोचना एक समाज के रूप में भी। ये नहीं सोचने के लिए कि ये पेड़ ऐसा टेढ़ा क्यों उगा है, ये पेड़ सीधा क्यों उगा है, या सीधा है तो इसके मैथ्स में नंबर क्यों कम है। समाज केवल जो है जो तुलनात्मक जो ढंग है वो करता है, लेकिन ये समाज हम ही से बदलता है। तो सबसे पहले हमें अपने को बदलना, और इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि जो हम सुन रहे हैं या जो आगे सुनेंगे, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है और लोग बाद में भी सुनते रहते हैं, तो वो खुद को बदलें, खुद का नजरिया बदलें, क्योंकि हर बच्चा एक स्पेशल बच्चा है और हम उसको कितना अच्छे से विकसित कर सकते हैं, ये हम केवल माँ का ही कर्तव्य नहीं है, पूरे समाज का कर्तव्य है। तो इसी के साथ किताब पढ़ के कोई ये ना सोचे कि हम बहुत तकलीफ में जीते हैं, हम बहुत खुश रहते हैं इन बच्चों के साथ, और समय की कमी नहीं हमारे पास। मैं एक और ये बात सबको बताना चाहती हूँ कि हमारे पास फेसबुक चलाने के लिए भी समय होता है, बाहर घूमने के लिए समय होता है, सभी कामों के लिए होता है, और हम बच्चे के साथ जीते हैं पूरी सोशल गैदरिंग करते हुए। कभी भी परेशानी नहीं आती। कभी कोई ये सोचे कि अरे आपके पास ऐसा बच्चा है तो आपको तो टाइम नहीं मिलता होगा, ये हमें खूब सुनने को मिला है 10 सालों से, आपको वक्त नहीं मिलता होगा इन कामों के। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि नहीं मिलता, वो बच्चा हमारे साथ एंजॉय करता है, हम उनके साथ एंजॉय करते हुए जिंदगी जी रहे हैं। तो इसको सब लोग समझें इन चीजों को, बस हम नॉर्मल तरीके से बस चले जिंदगी। और इस वर्ड के साथ सुन करके किसी को अगर बच्चा हो रहा है कि डाउन सिंड्रोम, झटका ना लगे, जैसे हमें लगा कि समझ नहीं आया कि क्या चीज होता है।
तो इसलिए बस इस किताब की वजह से यही है कि अवेयरनेस हो, लोग वर्ड से परिचित हो धीरे धीरे, यही कहना चाह रही हूँ। बाकी आगे कुछ पूछना होगा तो ठीक है। हाँ, तो जैसा कि आपने कहा ना कि ये उद्देश्य यही है कि लोगों को जब अवेयरनेस ही नहीं होगी, तब वो हर चीज़ को एक वो बना देते हैं, अजूबा बना देते हैं, अजूबा बना के देखते हैं। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही हम आमंत्रित करना चाहेंगे स्मिता मौर्य जी को, और उससे पहले उनका छोटा-सा परिचय दे दें। नमस्कार। स्मिता मौर्य जी जो हैं वो टीचर हैं स्कूल में, और सोशल स्टडीज़ पढ़ाती हैं। वो 19 साल के बेटी की माँ हैं, जो ऑटिज़्म अलर्ट चाइल्ड है। तो हम स्वागत करते हैं। थैंक यू वंदना जी। सबसे पहले तो मैं अटूट बंधन जो ये प्लेटफॉर्म है इसको थैंक्स बोलना चाहूंगी कि इतना मतलब सेंसिटिव इशू को डिस्कस कर रहे हैं और हमें मौका दिया है अपनी बात को रखने का। हालांकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आप लोगों को अब तो क्योंकि गूगल है तो सब कुछ आप लोग गूगल करते हैं और आपको सब कुछ पता ही होगा, फिर भी मैं अपनी बात कहना चाहूंगी। पर उससे पहले वंदना जी को कंग्रेचुलेशंस बोलूंगी। इतनी बढ़िया किताब, इतने बढ़िया शब्दों में, बहुत ही ऐसे लिखा है जैसे कई बार ऐसा लगता है जैसे मैं कहानी में चल रही हूँ, उस किरदार में मैं ही हूँ। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने पेश किया है वंदना जी, कंग्रेचुलेशंस। और साथ में थैंक यू भी। हम मतलब हमारी बात, जो चीजें हम लोगों को नहीं बोल पा रहे थे, वो आपने एक किताब के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। मेरी बिटिया 19 साल की हो गई, अब 20 साल की हो जाएगी। इस 20 साल में पहली बार मैं ऐसी किताब मुझे मिली है पढ़ने को, जहाँ लग रहा है कि हाँ, इस पॉइंट को भी कोई ला रहा है और कोई मतलब लोग इसको भी पढ़कर उनको थोड़ी जानकारी मिलेगी। तो ये सबसे अच्छी बात है इस किताब की। मेरी बिटिया भी स्पेशल चाइल्ड है। हालांकि इस बुक में तो डाउन सिंड्रोम चिल्ड्रन के बारे बताया गया है, लेकिन स्पेशल चाइल्ड सब स्पेशल चाइल्ड ही होते हैं, डाउन सिंड्रोम हो या ऑटिज्म हो। ऑटिज्म चाइल्ड है, 19 साल की है, मतलब आज से 19 साल पहले का जो कंडीशन था वो बहुत ही डिफरेंट था। रितंभरा जी अभी जो बातें बता रही थी वो तब की बातें बता रही थी जब कि उनके पास ये ऑप्शन था कि वो जब ये शब्द सुनी होंगी कि उनका बच्चा डाउन सिंड्रोम है तो वो गूगल पे सर्च कर ली होंगी, बहुत कुछ उनको मिल गया होगा, बहुत दिलासा भी मिला होगा उनको पढ़ने के बाद। लेकिन मेरी बिटिया 19 साल की है, आज से 19 साल पहले गूगल जैसा कम से कम मेरे पहुंच के बाहर था। और मुझे जब पता लगा, जब बिटिया मेरी जब 2 साल की हो गई तब मुझे पता लगा कि वो एक स्पेशल चाइल्ड है। हालांकि उसकी फिजिकल जो भी ग्रोथ थी वो सब कुछ बड़ी नॉर्मल चलती रही, तो ऐसा कुछ भी नहीं पता लग पाया कि कुछ स्पेशल है। लेकिन 2 साल के बाद जब मुझे पता लगा तो मैं बहुत ही डिवास्टेड, मतलब एकदम से ब्रेकअप सा ही हो गया था। मुझे समझ ही नहीं आया कि ऑटिज्म क्या है, वर्ड भी मैं नहीं जानती थी। और तब गूगल जैसी चीज नहीं थी तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊं, किससे पूछूं। और डॉक्टर जिससे भी पूछो तो डॉक्टर मोस्टली आपको टेक्निकल वर्ड्स, टेक्निकल टर्म में समझाते हैं। और नॉर्मली जो एक डॉक्टर के समझाने का तरीका होता है वो ये होता है कि बस अब इसके आगे दुनिया ही नहीं है आपके लिए। मतलब अब मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक नॉर्मल डॉक्टर इसी तरीके से, क्योंकि वो टेक्निकल आपको सब चीज सही बताना चाहते हैं। तो 1 साल तो मेरा बहुत ही ट्रॉमा में गुजरा अपने आप में। ऐसा नहीं है कि मुझे सोसाइटी को फेस करना पड़ा या कुछ ऐसा। मेरे फैमिली से मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला सभी जगह से। फिर क्योंकि मैं उन दिनों दिल्ली में थी तो मुझे किसी ने बताया कि मुझे अपने बच्चे के लिए मुझे एक काउंसलर से मिलना चाहिए। तो मैं मतलब साइकेट्रिस्ट से, जो सादे भाषा में आप लोग बोलेंगे साइकेट्रिस्ट से।
तो जब मैं उनसे मिलने गई तो उन्होंने मुझे संजीता कुंडू, डॉक्टर संजीता कुंडू मैथ्स में, मुझे आज भी वो याद है, इसलिए याद है क्योंकि उनका रोल बहुत बड़ा रहा है मेरी लाइफ में। उन्होंने कहा तुम्हारी बेटी को काउंसलिंग की जरूरत नहीं है, तुम्हें जरूरत है। और मैं, यकीन नहीं मानेंगे आप लोग, मैं 2 साल लगातार साइकियाट्रिस्ट से मिलती रही अपनी काउंसलिंग करवाने के लिए। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि मैं इतनी पॉजिटिव हुई, इतनी ज्यादा पॉजिटिव हुई कि मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं एक स्पेशल बच्ची की देखभाल कर रही हूँ। उसके तरीके अलग हैं, हर चीज जो, और क्योंकि मैं एक टीचर भी हूँ शुरू से ही, मतलब जब ये पैदा हुई थी तभी से मैं टीचर भी हूँ, वर्किंग हूँ, तो हर तरह के बच्चों से मेरा पाला पड़ता ही रहा है। पेरेंट्स को भी मैं देखती रही हूँ बहुत स्ट्रगल करते हैं। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल बच्चों के पेरेंट्स स्ट्रगल नहीं करते हैं। बच्चों को पालना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो, चाहे वो स्पेशल नीड्स का बच्चा हो, हर कोई स्ट्रगल करता है। उसकी एक अलग बात है, वो मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन जब मुझे पता लगा कि मेरी बच्ची ऐसी है, तो मुझे जो गाइडेंस मिली वो सिर्फ एक लाइन संजीता कुंडू ने कहा था, तुम्हारी बेटी हर वो काम करेगी जो तुम खुद करती हो या जो उसके जो दूसरे बच्चे करते हैं, बस उसको थोड़ा वक्त लगेगा। जैसे कि तुम टीचर हो तो तुम क्लास में भी ये देखती होगी कि कोई बच्चा एक चीज एक ही दिन में याद कर लेता है, कोई बच्चा 1 हफ्ता लगाता है, तुम्हारी बच्ची 1 महीना लगाएगी। बस यही एक डिफरेंस है, बाकी तुम उसको सिखाते रहो। तो अब पिछले 19 साल से मेरा एक्सपीरियंस यही कह रहा है कि वो हर चीज सीख लेती है, हर कुछ सीख लेती है, वक्त लगता है। अभी रितंभरा कह रही थी कि परेशानी बहुत आती है, तो मैं रितंभरा को अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगी कि घबराना मत, तुम्हारी बेटी हर कुछ सीख लेगी। कि मेरी बेटिया हर कुछ सीख ली है, हर एक, मतलब 19 साल की आप समझ रही हैं कि वो बड़ी हो चुकी है, उसके पीरियड्स भी स्टार्ट हो चुके हैं। एंड इट वॉजंट अ टफ जॉब, बिलीव मी, इट वॉजंट अ टफ जॉब। वो जो इस सेक्टर में स्पेशल एडुकेटर्स जो काम कर रहे हैं, वो भी वाकई बहुत मेहनत कर रहे हैं, और वो इतनी लगन और मेहनत से चीजें सिखाते हैं और हमें भी गाइड करते हैं, तो वही काम हमें भी करना होता है। और इतनी बढ़िया, इतना स्विफ्टली सीख गई है, मतलब मुझे तो खैर वो फील ही नहीं होता है कि मैं एक स्पेशल चाइल्ड के साथ हूँ। ऑफ कोर्स कभी कभी कुछ टैंट्रम्स होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई नॉर्मल बच्चे के पेरेंट अपने बच्चों की टैंट्रम्स नहीं झेलते होंगे। वो भी तो झेलते होंगे, वो भी तो, मैंने देखा है, मैं स्कूल में टीचरों में जानती हूँ, बट पेरेंट्स आते हैं, मैम मेरा बच्चा इस तरीके का बिहेवियर करता है, ऐसे करता है, मैं क्या करूँ। शायद इन चीजों को देखकर मैं थोड़ी ज्यादा पॉजिटिव हो गई कि अच्छा तेरी भी बेटिया ऐसा ही कुछ करती है कभी कभी। तो मैं सोचती हूँ कि ये इसलिए कर रही है क्योंकि ये स्पेशल है। नहीं, ऐसा नहीं है। स्पेशल नीड्स के बच्चे होना प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक ये बात है कि बच्चे की नीड कुछ और है। जो मेरी नीड है वो नीड नहीं है, उसकी नीड कुछ और है, तो उसको उसी तरीके से कैटर किया जाए, बस सिर्फ यही एक बात है जो कि हर स्पेशल नीड्स के पेरेंट को, अगर कोई पेरेंट यहाँ पे सुन रहा है मेरी बात, तो वो इस बात को सिर्फ गांठ बांध ले कि आपके बच्चे की नीड सिर्फ डिफरेंट है, जो आपको पहचानना है और आपको उसी तरीके से उसको हैंडल करना है। हर बच्चे को हैंडल करने का तरीका अलग होता है, तो आपके बच्चे को हैंडल करने का तरीका एक अलग है, बस। बाकी कुछ भी नहीं है कि वो एक कुछ अजूबा है। और यही बात सोसाइटी को समझने की जरूरत है कि वो जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है वो कोई अजूबा नहीं है, वो हमसे अलग है और उनका तौर तरीका अलग है, दैट्स ऑल। बस यही एक बात है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट। आप बहुत कंफर्टेबल जोन में रहेंगे अगर आप इस तरीके से कंटिन्यू करते हैं। तो बाकी मुझे सोसाइटी, आज के डेट में सोसाइटी बहुत ज्यादा जागरूक है रादर देन उस टाइम की बात। हालांकि मैंने तब भी परेशानी नहीं झेली थी, पर लोग झेलते हैं, मैं जानती हूँ। हाँ, ये जरूर सुनने को मिलता था कि डॉक्टर तो नहीं, इसका ना कुछ झाड़ फूक करवाओ, इसका ना लगता है ऊपरी कोई साया है। तो आप इमेजिन नहीं करेंगे कि
एक टाइम ऐसा था जब मैं ये भी सोचने लगी थी अच्छा झाड़ फूक करवाने से शायद कोई फायदा हो, मतलब मैं उस लेवल पे भी आ गई थी। हालांकि मेरी काउंसलिंग हुई तो मुझे बहुत फर्क पड़ा था, लेकिन लोगों की सोच इस लेवल तक भी जाती है कि अच्छा ये इसको कोई बीमारी नहीं है, इसको झाड़ फूक करवाओ, इसको ऊपरी कुछ साया है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जिंदगी मतलब सोसाइटी में हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह की अलग अलग लोगों की अलग अलग नीड्स होती है, और उस नीड्स को टैकल करने का सिर्फ तरीका आना चाहिए, बस दैट्स ऑल। और यही कहना था मुझे। कंटिन्यू करिए वंदना जी। और जैसा कि आपने मतलब कहा, और रितंबरा जी ने भी कहा कि ये जो समाज कहता है ना, ये सीमाएं बिल्कुल जो है वो उनको स्पेशल तरीके से देखना, ट्रीटमेंट देना भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ स्पेशल नहीं, वो अपने घर में बहुत खुश हैं। जब हम उन परिस्थिति में नहीं रह रहे हैं तो हम इस चीज को जानना या समझने की जगह, अपने आकलन लगाने की जगह ये समझना चाहिए कि वो माँ खुश है अपने बच्चे के साथ, तो बच्चे भी निरंतर डेवलप हो रहे हैं, निरंतर डेवलपमेंट कर रहे हैं। और जैसे आम बच्चों की तमाम परेशानियां होती हैं, उनकी भी कुछ कुछ परेशानियां हैं। और हम एक और मदर को आमंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन उनका शायद नेट जुड़ा नहीं है, तो वो सुन पा रही हैं कि तुष्टि जी, तुष्टि मुखर्जी जी, आप सुन पा रही हैं? मेरे ख्याल से वो सुन नहीं पा रही। वंदना जी वो सुन तो पा रही हैं, हमें देख भी पा रही हैं, लेकिन उनकी आवाज इधर नहीं आ रही है। अच्छा, तो उन्होंने फिर से ज्वाइन नहीं किया? नहीं, शायद किया तो है। मैं फिर उनको कहती हूँ इतने आप सुनीता जी से करा लीजिए। अच्छा, हाँ तो जी। ठीक है। फिर अब तो ये तो हो गई जीवन की बात। अब हम लोग आते हैं साहित्यिक चर्चा पे, किताब की साहित्यिक चर्चा पे। तो उसके लिए आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर सुनीता जी को, और सुनीता जी जो है वो किताब पे साहित्यिक बात अपनी रखेंगी। तो सुनीता जी, जो कि युवा आलोचक भी हैं और इसके अलावा वो चित्रकार हैं, यायावर हैं और बहुत सारे गुणों से भरपूर हैं, इस किताब के विषय में एक आलोचकीय दृष्टि देंगे। आवाज आ रही है मेरी वंदना जी? मेरी आवाज आ रही है स्पष्ट? हाँ, आ रही है। स्मिता मौर्य जी, रितंबरा प्रकाश जी, वंदना जी और वंदना जी, आप सभी लोगों को नमस्कार। और मैं रितंबरा जी और स्मिता जी को जब सुन रही थी तो मैं कई इशू पे भावुक भी हो रही थी, क्योंकि यह विषय मेरे लिए कल्पना नहीं है बल्कि हकीकत है। मेरी बड़ी सिस्टर इसी तरह की स्थिति में थी और लंबे समय के बाद 2020 जनवरी में उनका देहांत भी हो गया था। तो खैर वो एक अलग विषय है। हम बात करेंगे उपन्यास के शैली में। अगर बात की जाए तो ये एक ऐसे विषय पर वंदना जी ने लिखने का रिस्क उठाया, जिस तरह के उपन्यास को लिखने का मादा जैनेन्द्र कुमार ने दिखाया था। अगर हम 1870 के दशक में चले जाएं, जब उपन्यास का अवतरण होता है, तो उसके एक लंबे समय बाद 20वीं सदी के तीसरे दशक में मनोवैज्ञानिक लेखकों का अवतरण होता है, जिसमें घटना प्रधान उपन्यासों का एक दस्तक सी होती है। और चूंकि नेचुरलिज्म पर लिखना उतना आसान नहीं होता जितना कि कल्पना पर लिखना होता है। अब जिस विषय को इन्होंने लिया है, ऑटिज्म हो या फिर स्पेशल चाइल्ड, किसी भी तरह का स्पेशल हो, चाहे वो दिव्यांग की कैटेगरी के ही क्यों नहीं स्पेशल हो, ऐसे विषय पे लिखने के लिए एक बड़े अनुसंधान का चाहिए होता है। और वो अनुसंधान अभी जब रितंबरा जी बता रही थी और स्मिता जी, तो वंदना जी ने इस पर श्रम किया है। लेकिन मैं साहित्यिक उपन्यास की दृष्टि से अगर देखूं तो आज्ञे जी ने शेखर एक जीवनी लिखा था, जो एक मनोवैज्ञानिक बच्चे के ऊपर लिखा था, जिसमें वो स्वयं कहते हैं, बच्चा या बड़ा, आदमी नहीं लेकिन एक जागरूक, स्वतंत्र और घोर ईमानदार व्यक्ति है। ठीक वैसे ही वंदना जी ने घोर ईमानदार बच्चों की उस स्थिति को उठाया है, जिसको अभी स्मिता जी कह रही थी कि मेरी बेटी 19 साल की है लेकिन वो सब करना जानती है। तो
इस बात को इन्होंने अपने उपन्यास के माध्यम से स्पष्ट भी किया है कि हमें स्पेशल बच्चे को समस्या के तौर पर नहीं लेना है, बल्कि वह उसके गुण है इसके आधार पर स्वीकार करना है। अब मैं उपन्यास के पैरामीटर पर अगर देखूं तो मुझे 2 चीजें उपन्यास में खटकती हैं। एक तो विषय जो लिया गया है उसमें अनुसंधान के साथ-साथ नेचुरलिज्म होना ज़रूरी था, जो कहीं-कहीं पर उपन्यास कला में टूटता-सा नज़र आता है। लेकिन जब हम गिरती दीवारें से इसकी तुलना करेंगे तो शायद अंतहीन हमें दृष्टि नहीं दिखाई देगी। लेकिन हम जब आइज़ैक आज़िमोव के आधार पर देखेंगे कि आखिर मनोवैज्ञानिक दृष्टियाँ क्यों पैदा होती हैं। जब रितंभरा जी बात कर रही थी और वंदना जी ने उस विषय को कोट किया, तब उन्होंने एक बात कही कि दरअसल सामाजिक दृष्टिकोण क्या है। उपन्यास में वंदना जी ने सामाजिक दृष्टिकोण को बहुत ही स्पष्ट किया है कि हम किसी बच्चे पर अगर माता-पिता निर्णय ले लिए हैं, तो उस पर कुदृष्टि डालने या उन पर छींटाकशी करने का हक किसी को नहीं होना चाहिए। और वास्तविकता तो यही है कि हम समाज के नाम पर ही कई बार अपने ही संतान के साथ गलत व्यवहार कर जाते हैं। उपन्यास की एक बड़ी खासियत मुझे अच्छी लगी कि उपन्यास को बगैर भावुक हुए लिखा गया है। अभी जब माताएं अपनी बातें कह रही थी कि हमारे बच्चे की क्या खासियत है, तो उनके आवाज में एक भावुकता आ रही थी, लेकिन लेखक ने अपने लिखने के दौरान एकदम तटस्थ रखा है और यथार्थ रखा है कि दरअसल यह समस्या सहज स्वीकार्य है और समाज को इस चीज को सहज ही स्वीकार करना चाहिए कि यह कोई समस्या नहीं है या बीमारी नहीं है या मनोविदेलन नहीं है, बल्कि एक तरह की भ्रमा शक्ति है जिससे हमें बच के रहना है। इस भ्रमा शक्ति से पाठक को वो बचा के ले जाती हैं, सिर्फ कथा के सूत्र में पूरी तरह से प्रवाहित कर देती हैं। और जब इस तरह के उपन्यासों की बात आती है तो प्लेग बीमारियों पर, भ्रांतियों पर और विकृतियों पर काफी कुछ लिखा गया है। चाहे प्लेग पर कामू का लिखा हुआ उपन्यास हो जो एक आज भी एक माइलस्टोन की तरह याद किया जाता है, या फिर फणीश्वर नाथ रेणु ने मैना आंचल में उस समय के हैजा और प्लेग दोनों बीमारियों को जिस तरह से चित्रित किया, वहां पर आपको एक विकृति के तौर पर दिखाई देता है और वो बीमारियां कई जगह पर मन में एक कुंठा सी भी पैदा कर देती हैं और कहीं पर ऑब्जेक्टिवली भी आपको बना देती हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक स्पेशल बच्ची पीहू मिनल और उनके माता पिता के केंद्र में और शिक्षक के द्वारा किए जाने वाले व्यवहार को स्पष्ट किया है कि हमारा सोसाइटी एक विशेष बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करता है। स्मिता जी को मुझे लगता है मून यंग के ऑप्टिज्म पर आधारित पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए, हालांकि अगर उपलब्ध हो तो, अभी मूल भाषा में नहीं है जिसे वो मैं कहूँ कि आप इस भाषा में पढ़ लीजिए, अभी वो दूसरे भाषा में है। लेकिन ऑप्टिज्म के बच्चे को लेकर के उन्होंने जो उपन्यास लिखा उसमें उन्होंने 12 साल का श्रम लगाया। अब इसके उपन्यास की रचना प्रक्रिया पर वंदना जी से अलग से सवाल किया जा सकता है कि उन्होंने इसमें कितना श्रम लगाया, लेकिन मैं सिर्फ एक पाठकीय दृष्टि के तौर पर अगर मैं सिर्फ इस उपन्यास के परिप्रेक्ष्य में देखूं तो मुझे सामाजिक विकृतियों के अलावा इलाचंद्र जोशी जी की याद आती है, जब वो सन्यासी, प्रेत छाया और जहाज की पंक्ति में समस्याओं को उठाते हैं और उसका आखिरी तक निरूपण करते हैं। शेखर एक जीवनी में बच्चा बड़ा भी है और छोटा भी है और जागरूक भी है, ठीक वैसे ही पीहू छोटी सी बच्ची है, लेकिन जिस तरह से शिक्षक की समस्या को अपने माँ के सामने वो प्रकट करती है, वो ठीक उसी तरह मुझे शेखर की तरह बहुत जागरूक और समझदार बच्ची के सामने तरह प्रकट होती है, जो सामान्यतः हम लोगों की तरह नॉर्मल व्यवहार करने वाले बच्चे भी इस बात को नहीं बता पाते हैं। और ऐसी मनोग्रंथियों पर कई बार हमारा ध्यान नहीं जाता है, लेकिन जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनका ध्यान हमेशा रहता है कि यह जो व्यक्ति कह रहे हैं या कर रहे हैं या कहने वाले हैं, वो उनका एक इनर सेंस होता है,
वो इनर सेंस सामान्य लोगों में नहीं पाया जाता है। पीहू का इनर सेंस आप यहाँ पर उपन्यास में देखेंगे कि वाकई में कितना मजबूत है कि वो एक क्षण में चीजों को कैच करती है और उसको प्रकट कर लेती है। सामान्य बच्चों पर बहुत सारे उपन्यास लिखे गए, कहानियां लिखी गई, चाहे जैनेंद्र कुमार ने सुनीता का चित्रण किया हो या परख या कल्याणी का ही चरित्र क्यों न उठाया हो, तो वहां पे वो एक सामान्य स्त्रियां हैं और किसी तरह की ग्रंथि से वो व्याधि की शिकार नहीं है, फिर भी वो एक मनोग्रंथि से ग्रसित हैं जो अपनी बात कही नहीं पाती हैं। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे स्पेशल हैं वो वाकई में स्पेशल हैं कि वो अपनी बात न सिर्फ कह रहे हैं बल्कि उनका इनर सेंस समाज को दृष्टि भी दे रहा है कि हमें कैसा होना चाहिए। यहाँ पर व्यक्ति को बदलने की जरूरत नहीं है बल्कि समाज के नजरियों को बदलने की बात है कि हम जिसे स्पेशल मान रहे हैं उन्हें बदलने की जरूरत नहीं है, हम जैसे लोगों के सोच में बदलाव की जरूरत है। और उपन्यास में यह बात बहुत स्पष्ट तरीके से भी आया है। अगर हम हिंदी कथा के लिबिडो या फिर एडिस ग्रंथि या मनोग्रंथि या हीन ग्रंथि इस तरह के अंतः प्रज्ञा समस्याओं को भी लेंगे तो इस उपन्यास को हमें उसके मीटर पर भी देखना पड़ेगा कि ये अल्जीबिटिली क्यों तैयार की गई और ऐसा लिखने के लिए वंदना जी को प्रेरित परिस्थितियां कर रही हैं। इस परिस्थिति पर इस उपन्यास में और सारी गुंजाइशें थी कि ये एक और अनुसंधान करती, जैसा कि वंदना जी शुरू में जानकारी जिस तरह से दे रही थी कि इस उपन्यास के माध्यम से या किस तरह की कैटेगराइजेशन हो सकते थे बच्चों के, अगर उस तरह से लेती तो यह उपन्यास एक और बड़े फलक की तरफ जाता। भावुकता से तो वह उपन्यास को बचा ले गई हैं, लेकिन उपन्यास में कई जगह जो गुंजाइशें नजर आती है वो पाठक उम्मीद करते हैं कि क्या यहाँ पर छूट गया है, ये थोड़ा सा और विस्तार ले लेना चाहिए था या विस्तार देना चाहिए था, या फिर इसमें उस बिंदु को फिर से जोड़ देना चाहिए था। जैसे पेज नंबर 55 है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो लगेगा कि हाँ तो बहुत सारी चीजें हम खोज रहे हैं, तलाश रहे हैं, तो वो पढ़ने के दौरान की एक भूख की तरह आपको समझ में आएगा। हो सकता है कि कभी वंदना जी को लगे कि हाँ इसका नया प्रिंट आ रहा है तो उसमें ये चीजें वो उसमें शामिल कर दें जिससे कि और लोगों को इसकी नई जानकारी मिल जाए। जब हम केस हिस्ट्रिकल टाइप के उपन्यास लिखते हैं तो उसमें 3-4 चीजों को लेकर के बहुत सावधानी बरतने की हिंदी साहित्य में विवेचना की गई है कि एक तो विषय लिया है तो विषय के प्रति तटस्थ रहें, दूसरा विषय में भावुकता और अतिरेकता से बचना, और तीसरा विषय के अंत तक पाठक को इस बात की जानकारी न देना कि हम किस विषय पे बात कर रहे हैं। वंदना जी के उपन्यास में कुछ ही पृष्ठ के पहले ही आ जाता है कि पीहू जो है वो स्पेशल विद्यार्थी कैसे है या स्पेशल तौर पर किस तरह से हमारे सामने प्रकट होती है कि माँ के प्रोसेसिंग से पता चल जाता है कि बच्चा किस तरह का, उसका उन्होंने क्रोमोसोम और बॉडी के जो टर्म्स, इंटरनल टर्म्स होते हैं और फिजिकल रिलेशंस के जो चीजें होती हैं उसकी भी जानकारी देती हैं। कोई अगर इसी विषय को, वंदना जी के पास बहुत सारी गुंजाइशें थी कि वो आज के मार्केट में जिस तरह के विषय बिक रहे हैं, जैसा लोगों को आनंद का विषय दे रहा है वो भी कर सकती थी, लेकिन इन्होंने बड़ी ही सावधानी से, बहुत ही कुशलता पूर्वक, चतुराई के साथ जिस तरह के सामाजिक विकृतियों, कुंठाओं, घृणाओं और मानसिक तौर पर परिस्थितियां जो पैदा होती हैं उसको बेहद खूबसूरती के साथ उपन्यास में बरसती है और आखिर तक पाठक को लेकर जाती है कि पीहू की उंगली पकड़कर हमें आखिर तक क्यों चलना चाहिए, या मीनल के जो फैसले हैं वो कैसे हमारे जीवन को बदल सकते हैं। ये बदले हुए समय के दृष्टि से भी देखें तो ऐसी विकृतियों पर बहुत कुछ बना और लिखा गया है, लेकिन मुझे लगता है कि डाउन सिंड्रोम पर ये पहली किताब है। अगर मैं अपने पढ़े हुए विवेक के आधार पे बात करूं, ऑप्टिज्म पे तो मैंने कई किताबें पढ़ी हैं, अलग भाषाओं के हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम पर, खास करके चाइल्ड डाउन सिंड्रोम पर मैंने ये पहली पुस्तक पढ़ी है। इस बात के लिए वंदना जी को साधुवाद की, उन्होंने एक बेहद जटिल और गंभीर विषय जिसका मनोविश्लेषण करना उतना आसान नहीं था जितना कि ये गई हैं। हाँ, 2 चीजें मुझे इसमें लगती है जो मैं पहले भी जिक्र कर दी हूँ।
और मुझे लगता है कि इस विषय पर मैं बहुत ज़्यादा बात अभी नहीं कर सकती, क्योंकि जिस तरह से ये भावुक विषय पर भावुक तरीके से बात रखी जा चुकी है, तो माँ की दृष्टि से एक आलोचक को कभी भी नहीं देखना होगा। इस विषय पे परिचर्चा हमें लगता है कि हमें दूसरे परिप्रेक्ष्य में करना होगा कि उपन्यास के उस मीटर पे हम बात कर सकें। इसलिए मैं क्षमा भी चाहूँगी कि मैं उतना विषय को लेकर आगे नहीं जा रही हूँ, ये मैं स्पष्ट कर दे रही हूँ। क्योंकि अभी हम जिस विषय को सुन रहे हैं और जिस पैराफ्रेनियों से गुजरने वाली हालात पे चर्चा कर रहे हैं, और एक मदर की दृष्टि से जब हम चीज़ों को देख रहे हैं, तो शायद मैं उपन्यास कला की दृष्टि से बात नहीं कर सकती हूँ और करना उचित भी नहीं होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सुनीता जी, आपने उपन्यास का कुछ बात करी और जो आपने कहा वो भी बिल्कुल सही है। जब मदर की दृष्टि से देख रहे हैं, तो उपन्यास की दृष्टि वो कला की दृष्टि से, उपन्यास कला की दृष्टि से बात करना उचित नहीं है। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि इस उपन्यास का जो नाम है वो कलर ऑफ लव, ये अपने आप में इतना कुछ कह देता है कि जो प्रेम है, एक बहुत कॉमन सूत्र वाक्य है प्रेम के ऊपर कि प्रेम में ही वो ताकत होती है जो वो बदल देता है सबको। तो जो प्रेम है वही सबको बदलता है। वो प्रेम का जो रंग है, जब उसमें हम डूब जाते हैं तभी दुनिया बदलती है, जीवन बदलती है। और इस प्रेम के रंग में केवल माँ को और पिता को नहीं डूबना है, पूरे समाज को डूबना है। और इस डूबने के लिए जो कहानी है मुख्य तौर से एक पूरी तरह से किताब एक तरह से डाउन सिंड्रोम का पूरा कैटलॉग है, जिसमें बहुत सारी जानकारियां हैं। और चूंकि इसको लिखा भी एक जिसने लिखा है, वंदना गुप्ता जी ने तो लिखा है, लेकिन कहानी में जिसने लिखा है वो भी एक उपन्यास के तौर पे लिखा गया है। सोनाली ने लिखा है, जो कि एक पत्रकार है जो तरह तरह की जानकारियां इकट्ठी करती है और उन जानकारियों के आधार पर इसको उपन्यास को लिखती है। तो उस उपन्यास में 3 बातें होती हैं। एक तो पहली बात, अगर मैं उपन्यास की दृष्टि से देख रही हूँ, हालांकि उचित नहीं, लेकिन मैं वो वाले संघर्ष वाले पर नहीं छूंगी, तो मैं उपन्यास की दृष्टि से देखती हूँ तो इसमें 3 बातें आती हैं। एक तो अशिक्षा, जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ना जानकारी का होना। जब जानकारी नहीं होती है, जब गरीबों को या गरीब है कोई या किसी को जानकारी नहीं है, तो वो हर चीज को समस्या बना देता है या समस्या समझने लगता है। इसलिए कभी भी कुछ भी हो, एक छोटी सी भी बात हो, उसकी जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसा कि स्मिता जी ने कहा कि अब गूगल आ गया है, लोगों को जानकारी होने लगी, फिर भी अवेयरनेस अभी भी कम है और लोग गूगल करते हैं लेकिन बहुत अच्छे से जान नहीं पाते कि उनको किस से मदद लेनी चाहिए। तो इस उपन्यास में ये मिलता है कि कौन कौन से ग्रुप्स बने हैं, कौन कौन सी फेडरेशंस हैं जिनके माध्यम से ये जानकारी प्राप्त की जा सकती है। और चूंकि हर बच्चे के लिए पेरेंट्स आपस में अगर मिल जाते हैं तो उनकी शक्ति बढ़ जाती है। तो इस अशिक्षा इतनी ज्यादा है कि बाबाओं पे और इस पे विश्वास होने लगता है। जैसे कि उपन्यास में कहा गया है कि एक बच्चा था, उसकी बाह दूसरी उग रही थी, तो बाबा ने ऐसी दृष्टि डाली कि वो बाह वहीं से एकदम तुरंत अलग होके गिर गई। तो ये अशिक्षा ही है जो बाबाओं के और इन सब के धंधे भी चला रही है और कहीं ना कहीं परिस्थितियों को समझने में समाज के भी रोक रही है। जितना बाबाओं का धंधा चलेगा, जितना विज्ञान की तरफ व्यक्ति नहीं जाएगा, सही जानकारी की तरफ नहीं जाएगा, तो समाज सचेत कैसे होगा। उस दिशा में किताब ने महत्वपूर्ण काम किया है। दूसरा वो संघर्ष है, और संघर्ष को उन्होंने बहुत ही संजीदगी से रखा है कि किस तरीके से माँ ने एक बच्चे को किया। और इसमें जो 2 मुख्य रूप मुझे दिखाई दिए, और जैसा कि सुनीता जी कह रही हैं कि आगे बात करेंगे, तो हम लोग इस पे आगे बात करेंगे, लेकिन तीसरा जो इसमें आध्यात्मिक बातें आई हैं उस उपन्यास में, वो केवल किसी एक खास व्यक्ति के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि आध्यात्म सभी के लिए होता है। पहली बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, ये कि जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लो। इसमें कई जगह पर इन्होंने लिखा है, कहीं पर उत्तराखंड में गए हैं, वहां बाबा ने बताया कि जीवन को हम जितना नकारेंगे उतना ही वो हमें तकलीफ देगा। और इसमें मैंने एक मेडिटेशन भी, जैसे 5 एलिमेंट्स मेडिटेशन के विषय में मैंने देखा था कि वो कहते हैं कि पानी में भी मेडिटेशन होता है। तो जब पानी में उतारा गया तो सबसे कहा कि आप पानी में डूबे डूबे मेडिटेशन करिए। तो जितने लोग हाथ पैर मार रहे थे उनको बहुत तकलीफ हो रही थी,
और जिन्होंने अपने हाथ पैर मारना छोड़ दिया उनका मेडिटेशन आराम से हो गया। तो तब जो है स्पिरिचुअल जो लीडर थे, जो स्पिरिचुअल टीचर थे, उन्होंने समझाया कि जीवन भी ऐसा ही है, आप जितना बिला वजह हाथ पैर मारोगे जीवन आपको उतनी ही तकलीफ देगा। तो जीवन को सहज स्वीकार करना। दूसरा इसमें आध्यात्मिक बात जो मुझे लगी बहुत अच्छी खूबसूरत बात, कि सुख और दुख मन की दशाएं हैं। जब मन अच्छा होता है तो हमें सुख लगने लगता है, जब हमारे मन मुताबिक नहीं होता है तो हमें दुख लगने लगता है, जब मन मुताबिक होने लगता है तो हमें सुख लगने लगता है। तो ये कोई अलग से आने वाली चीजें नहीं है। तीसरी चीज जो अच्छी लगी वो ये है कि जब हमारे जीवन में जो कुछ भी आ रहा है, हर किसी के जीवन की अलग चुनौतियां हैं, कोई भी जीवन ऐसा नहीं है जिसमें चुनौतियां ना हो। और मैं एक बहुत ऐसी बात बता रही हूँ, एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ ही मैं कार्यक्रम को इसको समाप्त करना चाहूंगी। कि एक बार हर इंसान अपने किसी न किसी बात से परेशान था। तो एक बाबा जी ने कहा कि तुम लोग ऐसा करो कि अपने दुख एक गठरी में बना करके डाल दो सड़क पे। और सबने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम निपट जाएंगे। उन्होंने गठरी बनाई और दुख अपने डाल दिए। फिर बाबा जी ने कहा कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई दुख ना मिले, तो एक गठरी तो तुम्हें उठानी ही पड़ेगी। तो फिर सब अपने ही अपने ले आए वापस, क्योंकि हर किसी के जीवन में चुनौतियां हैं, हर किसी के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ये जो आध्यात्म और दर्शन के माध्यम से हर किसी को समकक्ष ला के खड़ा करती हैं। वो वदना जी अपने उपन्यास में इस दर्शन के माध्यम से समकक्ष ला के खड़ा करती हैं कि कुछ भी जीवन, जिसका भी जीवन है, उसमें कुछ चुनौतियां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं। अब ये हमारा दृष्टिकोण है, ये समाज के रूप में भी, माता पिता के रूप में भी, और व्यक्ति के रूप में भी, एक अलग व्यक्ति, एक अपने लिए, स्वयं के लिए भी, ये हमारा दृष्टिकोण है जो निर्धारित करता है कि हम चुनौतियों को समस्या समझते हैं या उनको स्वीकार करके उनके हिसाब से अपने जीवन को जीते हैं। तो इस उपन्यास में जो आगे चर्चा चलेगी साहित्यिक विषयों पे, जिसमें कि बहुत सारे पॉइंट्स मैंने सोचे हुए थे, लेकिन मुझे लगता है कि जो है आज की चर्चा इतनी ही पर्याप्त है। तो हम लोग वंदना जी, हाँ, वो तुष्टि जी को एक बार आमंत्रित कर लीजिए, देख लीजिए। वो है तो, लेकिन उनका वीडियो नहीं आ रहा ना। नहीं, वीडियो नहीं आ रहा, ऑडियो के थ्रू आ सकेंगी तो देख लो एक बार आप। ऑडियो से उनका ले लीजिए, क्योंकि हाँ जी, वो जब से बैठी हुई सुन रही है सबको। वो है ही नहीं, कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गई। नहीं तो एक बार फोन कर लीजिए। मैं इतनी भावुक होगी कि हमसे बोला ही नहीं गया, सॉरी। और दूसरी चीज जो इस उपन्यास के माध्यम से जो उन्होंने कही है लास्ट में, उसमें मुझे ये इतनी सकारात्मकता लगी है, जहां वो हेलन केलर का उदाहरण देती हैं। वो एक मतलब इंटरनेशनल जो है वो सेफी आंदोलन से जुड़ी हुई फेडरेशन है, जो उसमें जुड़ करके जब वो देती हैं तो हेलन केलर का उदाहरण देती हैं, जो 19 महीने की थी, जिसकी आंखें और स्पीच और साइट दोनों चली गई थी। वो एक बड़ी ऑथर बनी। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है जिन्होंने पैरा ओलंपिक जीते, जिसके ऊपर हितेन ठाकुर और महेश निवाई ने एक फिल्म बनाई थी गौरी के ऊपर, जिन्होंने 2003 में पैरा ओलंपिक में मेडल जीता, 2008 में जीता, 2013 में जीता। और इसी तरह से अवनीश के ऊपर भी वो लिखती हैं, जिन्होंने एक डाउन सिंड्रोम बच्चे को अपनाया। तो यहीं पर कुछ बिंदु वो सौरोगेसी के भी उठाती हैं, जिनको हम साहित्यिक चर्चा में लेंगे, अभी नहीं लेंगे। लेकिन इस सारे सकारात्मक जो पहलू वो लाई हैं, वो जीवन के समर्थन में है, जीवन के सपोर्ट में है। और इस किताब से ये पता चलता है, एक तो ये किताब हर किसी को इसलिए पढ़नी चाहिए कि अगर आप बहुत ज्यादा दूसरों को जज करने के लिए हैं तो आप पढ़िए जरूर। और अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा है कुछ, तो आपको ये मिलेगा जिससे आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोग जो हैं एक जैसी चुनौतियां उनके जीवन में होती हैं, तो चुनौतियां हाथ थाम करके पार हो जाती हैं जब हम ऐसे ग्रुप से जुड़ते हैं जहां हमारे जीवन जैसी चुनौतियां। निश्चित तौर पे मेरे जीवन में भी कुछ चुनौतियां हैं, वंदना जी के में भी हैं, सुनीता जी के में, सबके जीवन में कुछ अलग तरह की चुनौतियां होती हैं। तो उस हिसाब से बहुत ज्यादा सकारात्मक तरीके से किताब का जिस तरह से अंत होता है। और पीहू की जो चिट्ठी है जो मैंने लिखी थी पीहू के नाम पे, उसको मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी, तब तक शायद तुष्टि जी जुड़ जाएं। प्रिय पीहू, कितना सुंदर एहसास होता है माँ बनना। जब तुम मेरे गर्भ में आई थी तो मेरे दिन रेशमी हो गए थे और रातें मखमली।
मुझको और राजेश को ही नहीं, तुम्हारी बड़ी बहन श्रेया को भी तुम्हारा बेसब्र इंतजार था। आखिर कितने समय से हम तीनों तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तब जाके कहीं तुमने हमें चुना था, अपने नूपुर के झंकार से हमारे घर को झनकृत करने के लिए। कभी कभी लगता एक चांद आसमान में है और एक मेरे गर्भ में, अपने 16 कलाओं के साथ चांदनी छिटकाता हुआ। ठीक उसी समय मैं रात के काले मुलायम धागों के से वक्त की सिलाई पर एक सपना बुन लेती, इस चांद से उस चांद तक पहुंचने का, और देखती हूँ दूर आसमान में सितारों के बीच उसे जगमग करते हुए। कितना सुखद, कितना स्वर्णिम। तो तुष्टि जी का इंतजार कर रहे थे, तो इसलिए हमने सोचा कि पीहू को थोड़ी सी चिट्ठी लिख दें। तो पीहू जो है, उपन्यास का जो सकारात्मक अंत है पीहू के एक खूबसूरत सफर के साथ, उसको जरूर पढ़ा जाना चाहिए। और चूंकि तुष्टि जी जुड़ नहीं पा रही, तो मुझे लगता है कि हम लोग कार्यक्रम को यहीं समाप्त कर दें, जैसा वंदना जी बताएं। जी बिल्कुल, वो दूसरे नंबर से कर तो रही हैं, लेकिन पता नहीं शायद नहीं पहुंच पा रही हैं, यही लग रहा है। नेटवर्क की दरअसल नेट की समस्या प्रॉब्लम आ होगी। रही है। तो ऐसा करिए, उनका बाद में रिकॉर्ड कर लीजिएगा, क्योंकि उनका भी एक जीवन अनुभव होगा, वो लोगों को पता होना चाहिए। और यह किताब तो भाई अपने आप में महत्वपूर्ण है, और आज लोगों को जानकारी भी हो गया, पढ़ना चाहिए कि वाकई में विशिष्ट बच्चों की जो स्पेशलिटी है वो कैसे तैयार हुई, क्यों है, और उनके माँ बाप इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। यहाँ जो माएँ बैठी हैं वो जानती हैं, अपने जीवन अनुभव से जानती हैं। हम लोग इस पर मुझे एक नाम नहीं याद आ रहा है, मैं अपनी याददाश्त के लिए क्षमा चाहूंगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात है कि उनके 2 बच्चे, पेरेंट्स के दोनों बच्चे ब्लाइंड थे, और पेरेंट्स ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध करके ब्रेल लिपि सीखी और बच्चों को सिखाई, और उनको क्या क्या महसूस होता है वो सारा कुछ किया, और वो बच्चे दोनों प्रोफेसर बने। ये मतलब जो है ये मतलब एक सच्चाई है। तो हंसराज कॉलेज में राजेश शर्मा जी हैं, पति पत्नी दोनों ब्लाइंड है, दोनों अपना करते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो चीज है वो मतलब ये जो मतलब सकारात्मक जीवन को सकारात्मक दृष्टि से देखने की ये जो कला है, ये इन माओं में है और इस किताब में भी है। इसके साथ ही मैं अपनी बात, तुष्टि जी आ गई हैं, और ये बड़ा सुखद संयोग है कि फाइनली जो है तुष्टि जी जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है तुष्टि जी का। स्वागत तुष्टि जी, आप जो है उनका माइक ऑफ है, ऑन कर। हाँ जी, उनसे बात। नमस्कार सबको। वंदना जी, आप कह दीजिए उनको। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, हाँ आ रही है। हाँ जी पूछिए। हाँ, मैंने सुना नहीं। सबको पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। एंड कैसे मैं आप लोगों को थैंक यू बोलूं वो भी मुझे समझ, मतलब वर्ड से तो एक्सप्रेस मैं नहीं कर पाऊंगी। रितंभरा का सबसे पहले, उसके बाद तो ऑफ कोर्स वंदना जी का। आप पूछिए, आप वंदना जी कुछ पूछ रही थी, पूछिए। हम जानना चाहेंगे आपकी यात्रा के बारे में। अच्छा, हाँ तो यात्रा मेरा भी 10 साल का रहा। मैंने रितंभरा, स्मिता का भी सुना। हम सबकी अपनी अपनी जर्नी है, और मैं एक्चुअली मैं ये चाहती थी कि इस तरह की कोई किताब आए। 2 साल पहले पता नहीं क्यों ऐसे ही ऑल ऑफ अ सडन मेरे मन में आया कि अवेयरनेस से केवल अपने लेवल तक करने से नहीं होता। हम अवेयरनेस की बात जरूर करते हैं, लेकिन हम बात पहुंचाए कैसे। जो स्मिता ने कहा कि हमें जरूरी नहीं होता कि हर एक को पकड़ के वो बातें बोलो। हम किसी भी एंगल से, ये हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी होती है, जो वंदना जी ने अपने तरफ से ये सोचा और एक अच्छी पहल की कि इस विषय पे लिखा जा सके। ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, बहुत लोग सुनना भी नहीं चाहते, या
उनको लगता है कि शायद वो नेगेटिविटी ज्यादा लेंगे, पर ऐसा नहीं है। पॉजिटिविटी के साथ हम अपनी बातें कर सकते हैं और रख भी सकते हैं। तो मेरी जर्नी भी 10 साल पहले हुई, पर हाँ, रितंभरा के जैसे नहीं हुई कि मुझे पहले नहीं पता था, प्रेगनेंसी के दौरान नहीं पता चला। मैंने 1 साल बाद हमें बताया गया, क्योंकि शुभ्रो जो है मेरा छोटा बेटा है और मैं 16 साल का एक बड़ा बेटा भी है, तो मैंने वो जर्नी भी देखी है कि एक टिपिकल लाइफ, टिपिकल बच्चे का ग्रोथ कैसा होता है, क्या लाइफ होते हैं। और ये जर्नी डेफिनेटली बहुत अलग थी। तो 1 साल तक मुझे डाउन सिंड्रोम के बारे में तो एटलीस्ट नहीं पता था। 1 साल चला उसका सफरिंग, क्योंकि काफी बार वो निमोनिया और वैरायटी बहुत तरह के मल्टीपल चीजें थी, हार्ट में होल होना, ये सारी चीजें उससे ही जूझ रहा था। तो डॉक्टर ने हमें डिस्क्लोज ही नहीं किया कि डाउन सिंड्रोम भी कंडीशन है उसका। 1 साल के बाद हमें डिस्क्लोज किया गया बेसिकली कि जो बच्चे का कंडीशन है डाउन सिंड्रोम है। अब वही बात हो जाती है कि सभी स्पेशल पेरेंट के साथ में जब भी आप बात करेंगे तो उनके लिए ये पहाड़ सा लगने लगता है कि डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म या सीपी, जो भी हम जिस भी कंडीशन से जूझ रहे होते हैं, वो एक्चुअली है क्या। वो वर्ड बहुत न्यू होता जरूर है, पर समझाने वाला भी कोई नहीं होता। तो वो वहां से ना हमारी जर्नी ऐसे होती है कि डार्कनेस की तरफ। और जैसे स्मिता ने बोला कि काउंसलिंग बच्चे की जरूरत नहीं होती, हमने अपनी काउंसलिंग, हम हस्बैंड वाइफ ने, हमारा डिसीजन था कि बच्चे को परवरिश देने से पहले या इस कंडीशन को समझने से पहले खुद की काउंसलिंग बहुत जरूरी है। बहुत लोग इसको साइकियाट्रिस्ट प्रॉब्लम भी सोच कर नहीं जाते कि नहीं लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा। तो लोगों का तो कुछ नहीं है, वो कहते ही रहते हैं। पर मुझे पता नहीं क्यों एक मदर इंस्टिंक्ट बोले या एक फीमेल का अपना एक इंट्यूशन होता है कि पहले खुद को संभालेंगे, उसके बाद ही हम कभी दूसरों को या घर को संभाल सकते हैं। तो हमने भी काउंसलिंग कराई और मुझे इस बात को डाइजेस्ट करने में, डाइजेशन इस बात का नहीं था कि मेरे बच्चे को कुछ है, डाइजेशन इस बात का था कि मैं इस कंडीशन को हैंडल कैसे करूंगी। वो एक्सेप्टेंस बच्चे के लिए नहीं था, वो एक्सेप्टेंस उस कंडीशन के लिए था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाए, किधर जाए। तो होता है ना कि आप बहुत अंधेरे गुफा में भी चले जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली उस तरफ तो कुछ है ही ना। तो रे ऑफ होप जो है, तो इसमें भी मेंशन किया हुआ है। मैं बहुत हमारे लाइफ में बहुत लोगों का एक टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ पे उन लोगों का होना ही बहुत बड़ी बात है, और हम हमेशा उन लोगों का ग्रेटफुल रहते हैं और रहेंगे कि हमें बस जस्ट एक स्पार्क देके छोड़ देते हैं, रास्ता हमें ढूंढना पड़ता है। रेखा रामचंद्रन मैम का जो बुक में भी मेंशन किया है, उन्होंने मुझे बेसिकली रास्ता दिखाया। आगे की जर्नी मेरी थी। मेरा बच्चा मेडिकल कंडीशन पे आप लोगों ने सबने बात कर ली, वही है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है डेफिनेटली, एडुकेटर हो, स्पीच पे हो। पर जो मेरा एक खास टर्निंग पॉइंट है वो था, उसको ड्रमर के लिए मैंने उसको इंस्टीट्यूट में डाला। वो भी मेरा डिसीजन नहीं था, ना ही मुझे अपने बच्चे में ये ऐसी कुछ एबिलिटी दिख रही थी। ऑब्वियसली मैं भी थोड़ी सी उस कंडीशन में थी जहां मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि समाज समझाने ये लगता है कि इसके साथ क्या नहीं हो सकता, कोई ये नहीं समझाता, ये कहता, या हमें वो मेंटली प्रिपेयर ही नहीं करता कि इसके साथ क्या हो सकता है। जो पॉजिटिविटी की बात होती है ना, ये जो स्मिता ने कहा, पॉजिटिविटी हमारे अंदर है और ये बच्चे हमें भर भर के देते हैं ये पॉजिटिविटी। आपको आसपास कहीं ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो स्पिरिचुअल, मतलब इनका जो ऑरा है, आप हम तीनों ही इस चीज को रिलेट करेंगे, आप लोग भी रिलेट करेंगे, कभी हमारे बच्चों से मिले तो आपको उनसे प्यार ही होगा। जो कलर ऑफ लव जो टाइटल है, इन्होंने, वंदना जी ने बहुत अच्छा लिखा। मुझे उसमें ना इनके हर कलर के शेड्स नजर आते हैं कि आप इनके हर शेड से प्यार करेंगे। आप इनकी डिसेबिलिटी को कभी भी नहीं देख सकते, क्योंकि ये डिसेबिलिटी ही उस चीज को मतलब वो ढक जाती है। वो उनकी जो अच्छाई है, जो प्योरिटी है, अगर सोल में आप बिलीव करते हैं, मैं बहुत करती हूँ, मैं यूनिवर्स पे बिलीव करती हूँ, मैं प्योरिटी पे बिलीव करती हूँ, तो डेफिनेटली वो आपको बदल देते हैं। वो उनको बदलने की जरूरत नहीं है। हम एक ट्रांसफॉर्म्ड
इंसान होते हैं ना, हमारे अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है एज अ मदर, एज अ वुमन, एज अ ह्यूमन बीइंग, वो बहुत ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन है, वो हम सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो हमारी लाइफ में एक्चुअली दीज चिल्ड्रन आर वेरी इनोसेंट। आज 19 की है मेरी बच्ची, पर वो इतनी इनोसेंट है कि आप जब उससे मिलेंगे तो आपको फील होगा कि एक 5 साल के बच्चे में जो इनोसेंसी होती है वो वाली चीज है। तो जो कह रही थी कि बच्चों से आपको प्यार इसीलिए होता है क्योंकि उनके अंदर कोई छल कपट नहीं होता है, वरना 19 साल की लड़कियां बहुत दुखी करती है माँ बाप को। ट्रू ट्रू ट्रू, टोटली अग्री। Okay. एंड वही प्योरिटी ही शायद उनको आप नेगेटिविटी दे ही नहीं सकते, क्योंकि आप उनको गलत सिखा ही नहीं सकते, वो लेंगे ही नहीं, क्योंकि अच्छी चीजें सिखाने में वक्त लगता है, तो सोचिए आप गलत चीजों को कैसे उनको। हाँ, वो ऑब्जर्वर ऐसे होते हैं, क्योंकि मैं डाउन सिंड्रोम पे बात कर रही हूँ, तो वो ऑब्जर्वर होते हैं, तो क्यों ना हम उनको वो चीजें दे जो वो अच्छी चीजें ले सकते हैं। तो मेरे लाइफ में भी वही टर्निंग पॉइंट आया, सुजाता मित्रा मैम ने, पता नहीं उनको क्या समझ आया क्या नहीं, उन्होंने बोला कि उसके पीछे पहले भी वो हुआ कि मेरा बड़ा बेटा जो है वो ऑलरेडी वहां पे आर्ट के लिए जाता था, तो वो उनको मेरे बेटे को देखती थी, शुभ्रो को। उन्होंने मुझे बोला इसको ड्रम में ले लो। और डाउन सिंड्रोम का ऐसा है कि हर एक चीज में प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे साउंड है, हाइट है, बहुत सारी चीजें हैं, उसको ओवरकम करना ही बहुत एक टफ जॉब है। मसल टोन्स वीक है, तो मुझे लगा साथ साथ सेट का एक ड्रम, एक बच्चा 5 साल का था उस टाइम, तो कैसे संभालेगा। तो उन्होंने मुझे वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया कि तुम करो, देखो। और वो पहला बच्चा था उस इंस्टीट्यूट में, तानसेन इंस्टीट्यूट में, डाउन सिंड्रोम के लिए। और कोई प्रिपेयर नहीं होता, क्योंकि वहां भी जो ड्रम के जो टीचर्स थे वो भी इक्विप्ड नहीं थे। लेकिन हमारे ना अंदर में ये एक नोशन होता है, हम धारणाएं बना लेते हैं कि स्पेशल चाइल्ड को बताने के लिए, समझाने के लिए स्पेशली एबल्ड होना चाहिए, इक्विप्ड होना चाहिए। मैं कह रही हूँ, स्मिता है, रितंभरा है, मैं भी हूँ, मैं भी कभी टीचर हुआ करती थी, पर मैं स्किलफुल नहीं हूँ। अगर मैं ये कहूँ, एक माँ को माँ की तरह ही बच्चे की परवरिश करनी चाहिए, ना कि स्पेशल या टिपिकल या नॉर्मल बच्चे को सोच कर करना चाहिए। तो वो अपने आप ग्रो करता है और अपना वो फ्लरिश करता है अपने तरह से, अपने टाइम को लेकर। वही हुआ ड्रमिंग के लिए भी, थोड़ा उसको साउंड को प्रॉब्लम था, उसको समझा नहीं पाते थे क्योंकि नॉन वर्बल है, अभी भी नॉन वर्बल है, 11 साल का लग चुका है, बता नहीं सकता कुछ पर समझता सब कुछ है। और अपने एक्शन से अच्छे और बुरे का समझ है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत चेयरफुल जॉयफुल बच्चा है। और उसको ड्रमिंग सिखाते सिखाते मुझे भी सीखना पड़ा, मैं भी उस पे जंप ऑफ हो गई और उसके साथ मैं भी पार्शली ड्रमर बन गई। तो माँ बेटे ड्रमिंग करते हैं और हम खुश हैं। मेन जो बात है कि बहुत लोग मुझे ऐसा अब तो अफेक्ट नहीं करता, सच में अफेक्ट नहीं करता कि आपकी लाइफ बहुत हेक्टिक है ना, आप भागा भागी करते हो, सुबह निकलते हो, रात को आते हो। तो मैं ये कहती हूँ कि सब लोग भागो, और भागना ही चाहिए, छोटी सी लाइफ है, सब चीज करो, सब एंजॉय करो। और टाइम एक्चुअली बोलूं तो 24 घंटे में मुझे स्पेयर टाइम चाहिए भी नहीं। पहले टाइम मैनेजमेंट नहीं आता था, ये जो बुक में ये क्लियरली मेंशन है, और मैं उस चीज को टोटली रिलीव कर रही थी कि एक्चुअली जो टाइम मैनेजमेंट पहले नहीं होता था, हम हमेशा अपने आप को बिजी रखने का ना एक शौक चढ़ा रहता है कि कितने बिजी हैं लाइफ में। पर अब उल्टा हुआ, शुभ्रो के साथ ये हुआ कि मुझे टाइम मैनेजमेंट करना आ गया। मैं घर के काम, अपने डांस, अपने शुभ्रो का ड्रम, घर के काम, बाहर का काम, सब चीज मैंने सिंगल हैंडेडली हैंडल किया। तो ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात बनाया जाता है। तो उस चीजों को हम अगर थोड़ा सा साइड कर दें, दरकिनार कर दें, और उनकी काबिलियत पर, उनकी एबिलिटी पर थोड़ा फोकस करें। और सबसे बड़ी बात है कि हम उनको सुधारने के बजाय खुद को थोड़ा सुधार लें, एज अ ह्यूमन समझे, थोड़ा ह्यूमैनिटी थोड़ा होना बहुत जरूरी है। और किताब में बहुत क्लियरली वंदना जी ने बहुत अच्छे से, मैं एक्चुअली बोल, सच बात एक बहुत मेंशन करना जरूरी भी है कि जब मैं पढ़ना मैंने शुरू किया वंदना जी, तो एक्चुअली आपने मुझे वो 10 इयर्स बैक मुझे ले गई। नॉर्मली जब मैं बुक पढ़ती हूँ तो मैं शायद 2 या 3-4 दिनों में खत्म कर पाती हूँ, लेकिन मैं इमोशनल होना गलत बात नहीं है, रोना भी गलत बात नहीं है, ये इमोशन से हमारे निकलते हैं।
लेकिन मैं ना ये बुक को थोड़ा पॉज दे देकर पढ़ पा रही थी, क्योंकि बच्चे को पेन या सफरिंग्स में कोई याद नहीं रखना चाहता, क्योंकि वो पेनफुल टाइम था। जो रितंभरा ने भी कहा कि वो पेनफुल टाइम होता, हम कोई भी याद नहीं रखना चाहते। हमने अपने इस लाइफ को बहुत टाइम दिया, स्टेबल किया। 19 साल कम नहीं होता, 20 साल कम नहीं होता, 10 साल कम नहीं होता। तो वो चीजें, एक पेनफुल सफरिंग्स लाइफ कोई याद नहीं करना चाहता। तो मैंने इस बुक को, स्कूल का एडमिशन हो या मेडिकल इश्यूज हो, इसको मैंने थोड़ा पॉज दे देकर पढ़ा, क्योंकि पढ़ना जरूरी था, हर एक लाइन को समझना बहुत जरूरी था। आपने वो रिलीव कर दिया मेरे को, तो गलत नहीं है, सही है। और थैंक यू कि इस जर्नी को, हमारी जर्नी को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सबने अतीत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ सामने रख दिया। मैं आज एक अच्छा दर्शक बनकर खुश हूँ। वंदना जी, दोनों वंदना जी को बहुत साधुवाद। आज मैं सच में आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आप सब यहाँ आए, और मैं आप सबकी जर्नी के बारे में और अच्छे से भी जान पाई, और आप लोग बोल रही थी और मेरा मन बहुत भर रहा था से यहाँ अपनी जर्नी, अपनी यात्रा शेयर करी। और बिल्कुल सही कहा कि ये बच्चे जो हैं, ये इनकी मासूमियत हमारे अंदर वो चीज वो देती है जो हमारे अंदर बड़े होने के साथ उम्र छीन लेती है। तो इसके साथ ही हम कार्यक्रम समाप्त करने के साथ इन प्यारे बच्चों के लिए हम चाहते हैं कि आप सब लोग अपना एड्रेस दे दीजिएगा। एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर अटूट बंधन की तरफ से इन सारे प्यारे बच्चों को हम